जब विमान ने उड़ान भरी तो हुआंग जिंग पहले ही सो गई थी और इसलिए उसने जियाके को दो लोगों के साथ उत्साह से बातचीत करते हुए नहीं देखा। जब तक वह फिर से जागी, आप कह सकते हैं कि जियाके ने उसे झकझोरकर जगाया था क्योंकि भोजन का समय हो गया था। हुआंग जिंग ने जम्हाई ली, होश में आई और फिर धीरे से अपनी सीट बेल्ट खोली। मेरे लिए कुछ खाने का ऑर्डर दे दो, मैं शौचालय जा रही हूँ। जब हुआंग जिंग अपनी सीट पर वापस लौटी तो उसके स्थान पर पहले से ही भोजन का डिब्बा रखा हुआ था। बक्सा खोलते ही उसे पता चला कि उसे इससे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। यद्यपि खाना स्वादिष्ट नहीं था, लेकिन मैं इसे कैसे कहूँ, वह इसे खाए बिना रह नहीं सकती थी। अन्यथा उसका पेट गुर्राने लगेगा और यदि वह सो भी जाए तो भूख से जाग सकती है। जब हुआंग जिंग खाना खा रहा था, जिया के एक पल के लिए हिचकिचाया। जियाओ जिंग, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर हमारे साथ दो और यात्रा साथी हों? दो और यात्रा साथी? बिना पूछे ही वह जान गई कि यह उनके बगल में खड़े दो लड़के ही होंगे। हुआंग जिंग ने एक पल के लिए सोचा, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। वैसे भी ये सब बराबर बराबर बांट लिया जाएगा। आसपास दो और आदमी होना कोई बुरी बात नहीं है। और इसके अलावा वे एक ही कंपनी से हैं। अगर वे एक ही कंपनी से नहीं होते तो हुआंग जिंग में हिम्मत नहीं होती। भले ही यूरोप की सुरक्षा अच्छी हो, लेकिन ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अब चूंकि वे एक ही कंपनी से हैं और यदि उनका भविष्य उज्ज्वल है तो बेशक वे एक साथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसे एक ऐसे व्यक्ति को भी सूचित करना था जिसके साथ उसके अच्छे संबंध हों। और यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से हुआंग लिक्सिन था, भले ही वह वास्तव में उससे घृणा करता हो, लेकिन अगर वह जानता था कि वह मुसीबत में है तो वह उसे अनदेखा नहीं करेगा। जियाके को पता था कि हुआंग जिंग सहमत होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें पूछना पड़ा और उन्हें अपेक्षित उत्तर मिला। हाय, मैं शेन लैन हूँ। चश्मा पहने दुबले पतले कमज़ोर दिखने वाले आदमी ने अपना परिचय देने की पहल की। नमस्ते, मैं फैन चेन हूँ। उसके कपड़ों के माध्यम से भी एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति का आभास हो रहा था जो अपना परिचय दे रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हुआंग जिंग हूँ। हालांकि जियाके ने पहले ही उसका परिचय दे दिया था, फिर भी हुआंग जिंग ने फिर से अपना परिचय दिया। हालांकि वह जाग रही थी और खाना खा रही थी, हुआंग जिंग बस आराम करना चाहती थी, भले ही इसका मतलब ओवरटाइम से ब्रेक लेना हो। अपने बगल में बैठे तीन लोगों को अभी भी उत्साहपूर्वक बातें करते हुए देखकर हुआंग जिंग केवल यही सोच पा रही थी कि युवावस्था सचमुच महान है। वास्तव में उसके पास इसके लिए ऊर्जा नहीं थी। फैन चेन से उनकी यात्रा योजनाओं के बारे में सुनने के बाद जियाके के मन में केवल एक ही विचार आया, उन लोगों की योजनाएं उसकी योजनाओं से कहीं बेहतर और अधिक मज़ेदार थीं। यात्रा की योजना में बदलाव के बारे में उसे हुआंग जिंग से चर्चा करनी थी। उन्होंने संक्षेप में फैन चेन के यात्रा कार्यक्रम का उल्लेख किया। आप क्या सोचते हैं? उस समय हुआंग जिंग का दिमाग सचमुच काफ़ी उलझन में था और वह पूरी तरह से समझ नहीं पाई कि जियाके क्या कह रही थी। एक बात तो उसे पक्की थी कि जियाके वहां जाने के लिए बहुत उत्सुक लग रही थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर तुम्हें लगता है कि यह ठीक है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुमने सब कुछ पहले से प्लान किया है, इसलिए अगर तुम इसे बदलना चाहती हो तो बदल दो। हुआंग जिंग ने अपने खाने का आखिरी टुकड़ा मुंह में डालते हुए जम्हाई ली। सब कुछ निगलने के बाद उसने गम चबाया। खैर, मैं तो बस तुम्हारे नक्शे कदम पर चलने की सोच रही हूँ। उठकर थोड़ा खिंचाव महसूस करने के बाद हुआंग जिंग अपनी सीट पर वापस चली गई। मैं अब आराम करने जा रही हूँ। शेन लैन ने हैरानी से हुआंग जिंग को देखा। उन्होंने उसे विमान में चढ़ते ही सोते हुए देखा था। सबसे खास बात, वह कोई ईयरप्लग या आई मास्क नहीं लाई थी, फिर भी वह सो सकती थी। और अब पूरा खाना पीना खाकर वह फिर से सोने के लिए तैयार थी, जिससे शेन लैन, जिसकी नींद की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, काफ़ी ईर्ष्यालु हो गई। उसे जो पता था उसके अनुसार आईटी क्षेत्र में बहुत से लोग तब तक अच्छी नींद नहीं लेते जब तक कि वे बहुत थके हुए न हों। लेकिन उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने हाल ही में ओवरटाइम किया है, क्योंकि वह ज़्यादा थकी हुई नहीं लग रही थी। फैन चेन भी काफ़ी ईर्ष्यालु था। तुम्हारी दोस्त वाकई कमाल की है। मुझे भी ईर्ष्या हो रही है, जियाके ने निराशा के भाव के साथ कहा, जब उसने बाकी दोनों को देखा और धीरे से आह भरी। अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ एक ही ग्रुप में नहीं हूँ, वरना जब उसे अभी भी नींद आ रही थी तो यह व्यक्ति कुछ ही सेकंड में सो जाता। यह उत्तेजक कैसे न होता। कहते हैं कि आईटी वाले अपनी उम्र से ज़्यादा उम्र के दिखते हैं और ओवरटाइम और देर रात तक काम करने से कोई मदद नहीं मिलती। मानसिक तनाव की तो बात ही छोड़िए, क्या ये दिखाई नहीं देता? खासकर मानसिक गतिविधि जो मस्तिष्क को हमेशा सक्रिय अवस्था में रखती है। नतीजा ये होता है कि नींद आने के लिए पहले आपको अपने मस्तिष्क की गतिविधि कम करनी पड़ती है और फिर आप सो पाते हैं। ऐसी कठिन परीक्षा के बाद ये कहा जा सकता है कि झपकी का समय भी खत्म हो गया होगा, इसलिए यह अनिवार्य रूप से आंखें बंद करके आराम करने जैसा है। हालांकि तीनों युवा दिखते हैं, लेकिन वे सभी कुछ हद तक अनिद्रा से पीड़ित हैं और कभी कभी नींद आने के लिए नींद की गोलियों जैसी कुछ दवाओं का सहारा लेते हैं।
बाजार में कई तरह की नींद की गोलियां उपलब्ध हैं जिनमें अलग अलग सामग्री, प्रभाव और दुष्प्रभाव होते हैं, और उन तीनों ने गंभीरता से चर्चा की कि कौन सी बेहतर है। हुआंग जिंग, जो उस समय गहरी नींद में सो रही थी, उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके सो जाने की क्षमता ने तुरंत बाकी तीनों को और गहराई से चर्चा करने के लिए प्रेरित किया। जब हुआंग जिंग फिर से जागी तो हवाई जहाज का केबिन शांत था, केवल कुछ सीटों पर ही रोशनी थी, जिससे पता चलता था कि ज्यादातर यात्री पहले ही नींद की अवस्था में पहुंच चुके थे। हुआंग जिंग ने जम्हाई ली, समय देखा, और ये देखकर कि विमान उतरने वाला है, उसने आराम न करने का फैसला किया और कुछ काम निपटाने के लिए उठ गया, फिर लाइट जलाकर किताब पढ़ने लगा। विमान के उतरने की खबर सुनकर जिया के धीरे धीरे जाग गया। उसे उम्मीद थी कि हुआंग जिंग अभी भी गहरी नींद में होगी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वह पहले ही जाग चुकी थी। तुम जाग रही हो? जिया के ने धीरे से बुदबुदाया। हाँ, मैं अभी उठा हूँ। ये देखते हुए कि हम उतरने वाले हैं, मैंने अब और आराम न करने का फैसला किया, हुआंग जिंग ने जम्हाई लेते हुए कहा। मैं थोड़ा पढ़ूंगा और फिर टहलने जाऊंगा, ये देखने के लिए कि क्या कुछ खाने को है। हुआंग जिंग ने धीरे से कहा, कुछ खा लो और फिर आराम करना जारी रखो। इस समय तक फैन चेन और शेन लैन भी जाग चुके थे और अपनी सीट बेल्ट बांधकर विमान के उतरने का इंतजार कर रहे थे। विमान के उतरने के बाद कुछ यात्री उतर गए और निश्चित रूप से नए यात्री विमान में चढ़ गए। चारों ने संक्षेप में चर्चा की और देर रात होने तथा हवाई अड्डे पर देखने के लिए ज़्यादा कुछ न होने के बावजूद वे आसपास का जायजा लेने का मौका नहीं चुकाना चाहते थे। हवाई अड्डे पर रात के समय उतनी भीड़ नहीं थी जितनी दिन में थी, लेकिन फिर भी उड़ानें उतर रही थीं और उड़ान भर रही थी तथा लोग आ जा रहे थे। चारों ने कुछ खाना खरीदा, वास्तव में एयरलाइन भोजन। जिया के शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सकी। मुझे आश्चर्य है कि प्रथम श्रेणी में भोजन कैसा होता है। मुझे लगता है कि यह ठीक होना चाहिए। फैन चेन ने संकोच किया, फिर शेन लैन की ओर देखा। आप पहले भी प्रथम श्रेणी में उड़ान भर चुके हैं। इन शब्दों पर हुआंग जिंग सहित दोनों ने शेन लैन की ओर देखा, जो चुपचाप खा रही थी। अधिक मिलनसार फैन चेन की तुलना में वह वास्तव में ज़्यादा बात नहीं करता था। मैंने प्रथम श्रेणी में यात्रा की है, लेकिन ये सिर्फ समय बचाने के लिए था। शेन लैन ने अपने मुंह में खाना निगल लिया। मैं केवल काम पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और फिर आराम कर रहा था। जहाँ तक खाने की बात है, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का एक उपाय था, और चाहे उसका स्वाद अच्छा हो या बुरा, उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। फैन चेन अपने अच्छे दोस्त के स्वभाव को जानता था और उसे इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती थी। जहाँ तक जिया के और हुआंग जिंग का सवाल है, तो उन्हें भी कोई समस्या नहीं थी। वे शेन लैन से बहुत परिचित नहीं थे, जो कंप्यूटिंग में अत्यधिक कुशल थी, और ऐसा प्रतीत होता था कि उसे बॉस ने अच्छी रकम पर भर्ती किया था। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए यह कोई समस्या नहीं है कि उसमें कुछ इस तरह की विचित्रताएं हों। उन चारों ने अपना सामान हवाई अड्डे से बाहर धकेल दिया और व्यस्त हवाई क्षेत्र को देखते हुए उन्होंने टिप्पणी की, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद पूछा गया, हमें खाना खाने कहाँ जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने लंबी उड़ान में खाना खाया था और खाने के लिए एक ठहराव पर भी उतरे थे, फिर भी पूरी यात्रा के दौरान आराम करना ही उनकी मुख्य गतिविधि थी। लेकिन फिर भी उन सभी को लगा कि नाश्ते का समय हो गया है और स्वाभाविक रूप से वे पहले कुछ खाने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहते थे। फैन चेन पहले भी यहाँ आ चुके थे और कुछ सोचने के बाद और जिया के और अन्य लोगों से उनकी पसंद के बारे में पूछने के बाद उन्होंने कहा, मैं आपको एक अच्छी जगह ले चलूँगा। सबसे पहले वे चारों आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कार किराए पर लेने वाली जगह पर गए। वे अगले कुछ दिनों तक इसी कार पर निर्भर रहेंगे। फैन चेन के नेतृत्व में चारों ने नाश्ते का आनंद लिया, जो बहुत महंगा नहीं था लेकिन बहुत स्वादिष्ट था। यहाँ तक कि शेन लैन, जो भोजन के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं थी, ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। अपने आश्चर्यचकित मित्र को देखकर फैन चेन सचमुच शब्दहीन हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे रहते हो। आप यूरोप गए हैं और यहाँ पढ़ाई की है। यह अविश्वसनीय है कि आप अच्छी चीज़ों और मज़ेदार जगहों से अनजान हैं। अगर मुझे नहीं पता होता कि आप अपना रेज्यूमे नकली नहीं बनाएंगे, तो मुझे लगता कि आप कभी विदेश गए ही नहीं। विरोध न कर पाने के कारण फैन चेन ने टिप्पणी की, फिर से गलत। मुझे लगता है कि आप केवल कंपनी की कैंटीन से ही परिचित हैं। तुम रोज़ाना कंपनी की कैंटीन में खाना खाते हो। फैन चेन अपने दोस्त की आदतों के बारे में सोचकर परेशान हो गया। यद्यपि अक्सर ओवरटाइम के कारण उन्हें कंपनी की कैंटीन में ही खाना पड़ता था, फिर भी वे कभी कभी अपने भोजन को बेहतर बनाने के लिए बाहर भी जाते थे। लेकिन शेन लैन अलग था। वह ज़्यादातर कंपनी की कैंटीन में खाता था और कभी कभार ही बाहर खाने जाता था। मुझे सच में नहीं पता कि तुम इतनी कमाई का क्या करते हो। हालांकि उसे अपने दोस्त की कमाई के बारे में ठीक पता नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उसकी तनख्वाह कम नहीं होगी और उसके दोस्त के खर्चे बहुत कम थे। इसलिए ये सचमुच हैरान करने वाला था कि इतना पैसा कमाने वाला व्यक्ति उसे खर्च करने में इतना अनिच्छुक क्यों था। अगर आप इतना पैसा खर्च नहीं करते तो कमाने का क्या मतलब है।
शेन लैन ने ऐसा जवाब दिया जिसने सबको हैरान कर दिया, मैं 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाऊंगा। मैं सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर रहा हूँ। शेन लैन को उसकी बात में कुछ भी गलत नहीं लगा। फैन चेन और जिया के दंग रह गए। क्या 35 साल की उम्र में रिटायर? उनके मन में यह विचार आया कि 35 वर्ष ही सर्वोत्तम आयु है, तो फिर सेवानिवृत्ति क्यों? क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है? फैन चेन ने अजीब तरह से हंसते हुए सोचा, शेन लैन मजाक कर रही होगी, उसे यह बिल्कुल असंभव लग रहा था। जल्दी? शेन लैन हंसी, यह इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? क्या आप 3 साल पहले की तरह देर तक जाग सकते हैं? आप अभी मुश्किल से 30 साल के हैं। 35 साल की उम्र तक इंतजार करो, फिर देखो। अब हर कोई जानता है कि कंप्यूटिंग में कोडर बनना कितना आकर्षक कार्य है, इसलिए बहुत से लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। उनकी तुलना में आपको क्या लगता है कि आपके पास क्या फ़ायदा है? यात्री सीट पर बैठे हुए शेन लैन ने उससे कई सवाल पूछे। फैन चेन ईमानदारी से कह सकते हैं कि वह अपने मित्र के प्रश्नों से स्तब्ध थे। उन्होंने इनमें से किसी भी मुद्दे पर कभी विचार नहीं किया था। पता चला कि उसका व्यस्त दिखने वाला मित्र नियमित रूप से इन सब बातों पर विचार कर रहा था, और वह गंभीरता से उससे पूछना चाहता था कि वह आमतौर पर ऐसा क्या करता रहता है कि उसे इतनी सारी चिंताएं होती हैं। जिया के भी हैरान रह गया। उन्होंने नौकरी बदलने पर विचार किया था, लेकिन अपने काम की वर्तमान तीव्रता को देखते हुए उन्हें सचमुच चिंता थी कि 35 वर्ष की उम्र में वह इसे कैसे संभाल पाएंगी। शेन लैन के शब्दों में, बिना किसी योजना के 35 वर्ष की आयु तक पहुंचने का मतलब करियर संकट का सामना करना हो सकता है। जिया के सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि शायद उसे भविष्य के लिए योजना बनाने की ज़रूरत है। यदि घरेलू आईटी प्रतिभा पूल संतृप्त हो गया, या यदि कई लोगों को उम्र बढ़ने के साथ अच्छी नौकरी मिलना मुश्किल हो गया, समय आने पर वे क्या करेंगे? क्या आप किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं, या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें? लोग कहते हैं कि आईटी उद्योग में पैसा कमाना आसान है, व्यवसाय शुरू करना आसान है, और अरबपति बनना आसान है, लेकिन ऐसा करने वाले लाखों लोगों में से कितने वास्तव में सफल होते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो सफल नहीं होते, और जिया के ने कभी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था। आखिरकार उसके पास न तो पूंजी थी और न ही संपर्क। उसके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने का आत्मविश्वास नहीं था। दबाव वास्तव में बहुत अधिक था। हुआंग जिंग ने शेन लैन की ओर देखा। वह वास्तव में समझदार व्यक्ति था। उसने देखा कि आजकल कितने लोग शानदार जीवन जी रहे हैं। सभी के मन में उच्च वेतन वाली नौकरी करने, अपना खुद का उद्यम शुरू करने या घर बदलने के विचार हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे निजी या अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ें या विदेश में पढ़ाई करें। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि वास्तव में बहुत सारी इच्छाएं हैं। शेन लैन को एक असाधारण व्यक्ति माना जा सकता है। कंपनी में किसी से भी पूछिए और वे कहेंगे कि वह आशाजनक है। कंपनी के अंदर चल रहे सभी आंतरिक विवादों में वह शामिल नहीं थे। सभी जानते थे कि वह अपने काम पर केंद्रित थे, तथा उनके नेतृत्व में सभी प्रकार के लोग थे। उन्हें कंपनी की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। वे केवल तकनीकी पहलू पर ही ध्यान केंद्रित करते थे। टीम ऐसे व्यक्तियों से बनी थी और उन्होंने कंपनी के लिए बहुत लाभ कमाया है। कौन इतना अंधा होगा कि शेन लैन और उसकी टीम को परेशान करेगा? अब जब शेन लैन भी यह कह रही थी, तो हुआंग जिंग अपने भविष्य के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। जहां तक कार्यस्थल पर चर्चा का प्रश्न है, तो वह केवल कुछ समय तक ही चलती थी, और उसके बाद हर दिन सभी लोग सचमुच बहुत अच्छा समय बिताते थे। उन्होंने कई छोटे शहरों का दौरा किया, जिनका उल्लेख यात्रा पत्रिकाओं में अक्सर नहीं होता, लेकिन दृश्य बहुत सुंदर थे। रास्ते में कई परित्यक्त या ढह चुके महल भी थे। समूह कभी कभी कार से बाहर निकलकर महलों का संक्षिप्त अवलोकन करता था और फिर ऑनलाइन उनका इतिहास खोजता था। कोई यह कह सकता है कि इस छुट्टी में उन्होंने सचमुच बहुत अच्छा समय बिताया, क्योंकि यात्रा का सबसे अच्छा आनंद उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ आप घुल मिल जाते हैं। यद्यपि ड्राइविंग का काम चारों ने साझा किया था, लेकिन शेन लैन और फैन चेन ने अधिकांश काम किया, जिससे हुआंग जिंग और जिया के लिए यात्रा अधिक आरामदायक हो गई। खुशी के पल हमेशा बहुत जल्दी बीत जाते हैं, और जल्द ही वापस लौटने का समय आ जाता है। अगली छुट्टियों में जारी रखें। फैन चेन सबसे पहले बोले। रास्ते में हुआंग जिंग देख सकती थी कि फैन चेन जिया के से कुछ हद तक प्यार करती थी, और जिया के लिए, हालांकि हुआंग जिंग ने उससे नहीं पूछा था, वह महसूस कर सकती थी कि कुछ पारस्परिक स्नेह हो सकता है। बेशक दोनों एक साथ रह पाएंगे या नहीं, ये सिर्फ आपसी स्नेह का मामला नहीं था, इसमें और भी बहुत कुछ विचारणीय था। इतने दिन साथ बिताने के बाद हुआंग जिंग को लगा कि फैन चेन काफ़ी सभ्य है। वह धूम्रपान करता था, लेकिन ज़्यादा नहीं, और शराब भी कम मात्रा में पीता था। उसका गुस्सा बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन कम से कम वह ऐसा व्यक्ति था जो खुद को नियंत्रित कर सकता था, और एकमात्र चीज़ जो हुआंग जिंग को असहज कर सकती थी, वह थी। हुआंग जिंग खेलों से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं था, जबकि यह व्यक्ति खेलों का शौकीन था। यदि ये दोनों एक साथ हो गए, तो हुआंग जिंग वास्तव में ये देखने के लिए उत्सुक था कि कौन किसे बदलेगा।
बेशक इस विषय पर अभी चर्चा करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। प्यार में पड़ना आसान है, सहवास करना कठिन, यह एक आम सहमति है। इसके अलावा हुआंग जिंग को कुछ याद आया कि अगर जिया के को वास्तव में प्यार हो गया तो वह फिर से अकेली रह जाएगी। क्या उसे फिर से अकेले बाहर खाना खाना पड़ेगा? यद्यपि वह ये काम अकेले ही कर सकती थी, लेकिन जिया के को पता था कि अच्छे रेस्तरां कहाँ हैं। आमतौर पर वे मिल सकते थे ताकि जीवन केवल काम के बारे में ही न रहे। फैन चेन भी एक अच्छा उम्मीदवार था। वह बहुत स्वार्थी नहीं हो सकती थी और यह नहीं कह सकती थी कि वह जिया के लिए सही नहीं था। क्या होगा यदि वह सचमुच एक अच्छे आदमी से चूक गई और भविष्य में उसे कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले, तब क्या होगा? कुछ विचार करने के बाद हुआंग जिंग ने महसूस किया कि चीज़ों को उनके स्वाभाविक तरीके से चलने देना सबसे अच्छा है। एक बाहरी व्यक्ति के रूप में उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बस इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके बीच चीज़ें कैसे विकसित होती हैं। वे चारों एक ही आवासीय समुदाय में रहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें वापस ले जाने के लिए एक मिनीवैन को रोक लिया। ये सचमुच एक संयोग है कि हम सभी एक ही समुदाय में रहते हैं। फैन चेन सचमुच आश्चर्यचकित थे। आखिरी पंक्ति में बैठे हुआंग जिंग कुछ अवाक रह गए। कंपनी के अधिकांश कर्मचारी इसी समुदाय या आसपास के समुदाय में रहते थे। आखिरकार ये काम पर जाने के लिए सुविधाजनक था और जिन सहकर्मियों के बच्चे थे वे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल जिले में स्थित घरों का चयन करते थे। अपनी सहेली की बातें सुनकर शेन लैन ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं, जो वास्तव में एक पाठ्यपुस्तकीय उदाहरण है कि लोग किस बात से घबरा जाते हैं। जिन लोगों को ये बातचीत अजीब लगी वे थे शेन लैन और हुआंग जिंग, जबकि जिया के को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। जिया के को देखते हुए, जिसे सब कुछ संयोग लग रहा था, हुआंग जिंग केवल यही सोच सकता था, जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं वे बस स्थिर नहीं रह सकती हो। खैर, चूंकि वह जानती थी कि उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए भावनाएं हैं, इसलिए उसके लिए, उस आलसी के लिए चुपचाप चले जाना ही बेहतर था। गाड़ी जल्दी ही समुदाय के पास पहुंची और हर कोई अपना सामान लेकर बाहर निकला। क्या हम आज रात एक साथ भोजन करेंगे? हुआंग जिंग और शेनलैन फैन चेन की ओर मुड़े, जिन्होंने कहा था, मैं शामिल नहीं होंगी। भले ही उन्होंने विमान में खाया था और रास्ते में अधिकांश समय सोई थीं, फिर भी वह थका हुआ महसूस कर रही थीं। कल उसे काम था, इसलिए हुआंग जिंग बस आराम करना चाहती थी और अपनी ताकत वापस पाना चाहती थी। खासकर जब से वह पिछले कुछ दिनों से घर पर नहीं आई थी। दरवाजे और खिड़कियां बंद होने के बावजूद घर निश्चित रूप से गंदा था और अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटी तो उसे अच्छी तरह से साफ करने की आवश्यकता होगी। ये सोचकर हुआंग जिंग ने मन ही मन आह भरी। बाहर जाकर मौज मस्ती करना, विभिन्न तरीकों से खुद को खुश करना बहुत अच्छा था, लेकिन घर वापस आने पर सामान खोलना और सफाई करनी पड़ती थी, जो वास्तव में थका देने वाला काम था। वह सचमुच चाहती थी कि यदि संभव हो तो कोई उसकी सफाई में मदद कर सके, हालांकि यह केवल एक इच्छा थी। जिया के और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद हुआंग जिंग ने सोचा कि वह जल्द ही उनसे अलग हो जाएगी, लेकिन उसे पता चला कि वे एक ही इमारत में प्रवेश कर रहे थे। उसे और भी अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि वे एक ही मंजिल पर थे, जिससे हुआंग जिंग सचमुच आश्चर्यचकित हो गया। आप देखिए, जिस मंजिल पर वह रहती थी वहाँ छोटी छोटी इकाइयाँ थीं। जिस तरह की इकाइयों में वह रहती थी वह कुंवारे लोगों के लिए उपयुक्त थी, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय सामान्य थी। शेन लैन जैसे व्यक्ति के लिए यह पहले से ही अजीब था कि उसने घर नहीं खरीदा। जैसा कि फैन चेन ने कहा, पैसा कमाना लेकिन उसे खर्च न करना, फिर पैसा कमाने का क्या मतलब है? लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह इससे भी आगे बढ़ गया। न केवल उसने कोई मकान नहीं खरीदा, बल्कि यह तथ्य कि वह किराए पर रहता था और वह भी एक छोटा सा मकान, ने उन्हें और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। शायद ये किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की दुनिया थी जो उसके जैसे साधारण लोगों की समझ से परे थी। खैर, यह उनकी पसंद थी, उनकी व्यवस्था थी। जो व्यक्ति 35 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहता था, उसे निश्चित रूप से मेहनत से पैसा बचाने की जरूरत थी, क्योंकि यही उसकी आजीविका का आधार था। शेन लैन को हुआंग जिंग की आश्चर्यचकित निगाहों से आश्चर्य नहीं हुआ। उसके सहकर्मियों को पता था कि उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली है और उनका आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक था। इसलिए एक और आश्चर्यचकित व्यक्ति ने वास्तव में उसे परेशान नहीं किया। हुआंग जिंग ने दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी चाबियां निकाली। अलविदा। शेन लैन ने उसे सिर हिलाया, फिर अपना दरवाज़ा खोलने के लिए अपनी चाबियां निकाली और अंदर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही हुआंग जिंग अपना सूटकेस सीधे लिविंग रूम में ले गई, क्योंकि वह वैसे भी पूरी जगह साफ करने वाली थी। सबसे पहले उसने सभी खिड़कियां और बालकनी के दरवाजे खोल दिए। अंदर आती हवा में गर्माहट का एहसास था। गर्मी लगभग आ गई है। हो जल्द ही जब मौसम थोड़ा गर्म हो गया तो वह बालकनी में खाना पीना और यहाँ तक कि टीवी देखना भी सीख गई। बालकनी पर खड़े होकर उसने एक क्षण के लिए बाहर की ओर देखा। मैं वास्तव में शहरी परिदृश्य के लिए अधिक उपयुक्त हूँ। यद्यपि पेड़ों और नीले आसमान का दृश्य सचमुच बहुत सुंदर था, फिर भी वह खुद को रोक नहीं सकी। वह एक साधारण व्यक्ति थी।
कुछ देर बालकनी में खड़े रहने के बाद हुआंग जिंग अपने सूटकेस को व्यवस्थित करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई, फिर सफाई करने लगी। जब उसने सब कुछ खा लिया तो स्वाभाविक रूप से उसे भूख लगने लगी। मुझे कुछ खाने की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने फ्रिज खोला और खैर मैंने चलने से पहले उसे लगभग खाली कर दिया था। पेट भरने के लिए कुछ न होने पर हुआंग जिंग ने असहाय होकर कहा, ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाना ही होगा। मुझे कुछ खाने पीने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाना पड़ा, वरना फ्रिज का खालीपन काफ़ी अजीब लगता। मैंने खिड़कियां खुली छोड़ दी, ताजे धुले कपड़े टांग दिए और फिर वॉशिंग मशीन में और कपड़े डाल दिए जिससे वह अपना काम जारी रख सके। लिफ्ट पर इंतजार करते हुए कुछ ही देर में मैंने शेन लैन को बाहर आते देखा, जो थोड़ा आश्चर्यजनक था। आप शेन लैन आश्चर्यचकित लग रही थी क्योंकि उसने अभी अभी बताया था कि लौटने पर वह अच्छी तरह आराम करेगा। मेरे घर का फ्रिज पूरी तरह खाली है, पानी की एक बोतल भी नहीं है, हुआंग जिंग ने संक्षेप में बताया। भले ही मैं सचमुच बाहर नहीं जाना चाहता, मैं घर के अंदर भी नहीं रह सकता। आपका घर? मैंने शेन लैन के जवाब का इंतजार किए बिना ही सहजता से पूछा। मैं भी उसी नाव में हूँ, फ्रिज में कुछ भी नहीं है और मुझे भी थोड़ी भूख लगी है। शेन लैन को पता था कि हुआंग जिंग गाड़ी चला सकता है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है। यदि वे एक दूसरे से नहीं मिले होते तो वह इसे नज़रअंदाज कर देता, लेकिन अब जब वे मिल चुके हैं तो वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चलो साथ में खाना खाते हैं और फिर सुपरमार्केट चलते हैं, मैं गाड़ी चलाकर आऊँगा, शेन लैन ने प्रस्ताव दिया। शेन लैन के साथ बाहर खाना खाने जाने से हुआंग जिंग को हिचकिचाहट हुई, लेकिन वह मान गई। हालांकि शेन लैन काम के दौरान अपने आप में ही रहती थी और सहकर्मियों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वह कार्यालय में लोकप्रिय नहीं थे। हुआंग जिंग ने कंपनी के सुंदर पुरुषों की रैंकिंग वाली एक सूची देखी थी और शेन लैन का नाम उसमें काफ़ी ऊपर था। उसका एक बॉयफ्रेंड था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे ऐसी चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी, जब तक कि अगले समूह की एक लड़की ने उसे इस बारे में नहीं बताया। शेन लैन कितनी अद्भुत और शांत थी। इस बारे में बात करते हुए हुआंग जिंग को अभी भी याद है कि उसने सोचा था कि जो व्यक्ति स्मार्ट, सक्षम और अच्छा दिखता है, उसे वास्तव में स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त होना चाहिए। बेशक उनमें खामियां भी थीं, दोष उसका ठंडापन था। अब कुछ समय तक उसके साथ बातचीत करने के बाद हुआंग जिंग को एहसास हुआ कि हालांकि शेन लैन कुछ हद तक दूर दिखाई देता था, वह वास्तव में काफ़ी दयालु था। वह इसके बारे में शिकायत नहीं करेगा, बल्कि अचानक आपकी मदद करेगा और फिर ऐसे व्यवहार करेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हुआंग जिंग को यह नहीं पता था कि शेन लैन हमेशा सबके सामने उस शांत, दूरदर्शी भाव के साथ क्यों आती थी। शायद यह उसका सुरक्षात्मक रंग था जो उसे सभी प्रकार के बुरे इरादों वाले लोगों से बचाता था। ये भी संभावना थी कि उसे सामाजिक चिंता थी, लेकिन वह इसे स्वीकार करके अपनी प्रतिष्ठा नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने लोगों को डराने के लिए अपने हाव भाव का इस्तेमाल किया। शेन लैन के व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए हुआंग जिंग ने उससे एक पारंपरिक कार या शायद एक एसयूवी खरीदने की उम्मीद की होगी, लेकिन उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने एक स्पोर्ट्स कार चुनी थी। यह कोई बहुत फैंसी स्पोर्ट्स कार भी नहीं थी, एक BMW स्पोर्ट्स कार जो शेन लैन के लिए इतनी महंगी नहीं थी। यह अप्रत्याशित था। हुआंग जिंग ने सोचा कि जो व्यक्ति इतना स्थिर दिखता है, उसके लिए स्पोर्ट्स कार चलाना अजीब बात है। शेन लैन ने कार स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे गैराज से बाहर निकलकर सुपरमार्केट की ओर बढ़ते हुए कहा, जब मैं बच्चा था तो मुझे लगता था कि यह मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने हमेशा सोचा था कि एक बार मेरे पास पैसा होगा तो मैं इस तरह की कार खरीदूंगा। किसी कारण से शेन लैन ने थोड़ा स्पष्टीकरण दिया। क्या ये स्पष्टीकरण होना चाहिए? हुआंग जिंग को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कौन सी कार खरीदनी है यह आखिरकार व्यक्तिगत पसंद है। हालांकि यह अजीब था, फिर भी एक आदमी के लिए स्पोर्ट्स कारों को पसंद करना सामान्य बात थी। फिर मैंने कुछ पैसे कमाए और एक कार खरीद ली, लेकिन कुछ बार चलाने के बाद मुझे वह कार औसत लगी। मैं इसे बहुत कम चलाता हूँ, यह आमतौर पर ऐसे ही खड़ी रहती है। कंपनी से ज़्यादा दूर न रहने के अलावा इसकी वजह यह भी थी कि उसे यह कार ज़्यादा पसंद नहीं थी। हुआंग जिंग ने कंपनी में प्रवेश किया और देखा कि कई लोग उसे घूर रहे थे, सोच रहे थे कि क्या उसने गलत कपड़े पहने हैं। लेकिन नीचे देखने और दोबारा जांच करने के बाद कोई समस्या नहीं थी। अगर उसके कपड़ों में कोई समस्या नहीं थी तो हर कोई उसे क्यों घूर रहा था? वह पूछना चाहती थी कि क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि वे सभी अजनबी थे इसलिए वह पूछ नहीं सकी। इसे भूल जाओ, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ था, इसलिए उसने पूछने से मना कर दिया। एक बार जब वह अपनी डेस्क पर पहुंच जाती तो वह देखती कि क्या उसके सहकर्मियों को कुछ पता है, और यदि इससे काम न चले तो वह हमेशा जियाके से पूछ सकती थी। जहां तक इस कंपनी के मामलों का सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके बारे में जियाके को पता न हो। जैसे ही वह अपनी डेस्क पर पहुंची और बैठने से पहले ही उसके सहकर्मी उसे लगातार घूरने लगे।
हुआंग जिंग ने इत्मीनान से अपनी चीजें व्यवस्थित की और फिर अपनी मेज को थोड़ा सा व्यवस्थित किया। बाहर निकालो, क्या हुआ? क्या कोई मज़ेदार खबर है? क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ? यदि उसे अब भी ये पता नहीं है कि इसमें उसका भी हाथ है, तो वह सचमुच मूर्ख होगी। लेकिन उसने क्या किया था? हुआंग जिंग खुद को एक छोटी मछली समझती थी, यहाँ तक कि उसके आखिरी ब्रेकअप के बारे में भी केवल कुछ करीबी लोगों को ही पता था। अब निश्चित रूप से उसके आसपास कोई खबर नहीं थी। क्या ये हो जेन के पिछली बार उसके काम पर आने के बारे में हो सकता है? लेकिन ये भी असंभव था। हो जेन द्वारा कोई तमाशा खड़ा करने की संभावना और भी कम थी। वे दोनों एक ही शहर में काम करते थे, अगर बात फैल गई तो वह काम कैसे जारी रखेगा? चेहरे के प्रति सजग हो जेन के लिए यह असंभव था। चाहे उसकी हरकतें कितनी भी घृणित क्यों न हो, वह अपने आसपास के लोगों को कभी नहीं बताएगा। हुआंग जिंग का मन दौड़ गया, उसे लगा कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हुआंग जिंग की उलझन भरी अभिव्यक्ति देखकर उसकी सहकर्मी भी उत्सुकता महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। हालांकि कंपनी के इंट्रानेट पर पोस्ट की गई तस्वीरों और प्रगति को याद करने पर यह नकली नहीं लगता। क्या आप शेन लैन को जानते हैं? दोबारा जांच कर लीजिए। शेन लैन का नाम सुनते ही हुआंग जिंग तुरंत समझ गई। उसने अनुमान लगाया कि यह उन दोनों के बाहर खाना खाने और फिर साथ में सुपरमार्केट में खरीदारी करने के बारे में होगा, जिसे किसी सहकर्मी ने देख लिया होगा। फिर कंपनी के इंट्रानेट पर इसके बारे में पोस्ट किया गया। ऑनलाइन जांच करने पर उसने पाया कि कल रात 8 बजे के बाद प्रकाशित ये पोस्ट पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी थी। जैसे ही उसने तस्वीरें देखीं, वह अपनी जीभ चटकाने से नहीं रोक सकी। वास्तव में, क्या अब मैं राहत महसूस कर सकती हूँ कि शेन लैन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अन्यथा इन फोटो कोनों के आधार पर मैं सचमुच सोचता कि हम एक युगल हैं। मैंने सोचा कि कल की खरीदारी यात्रा का मतलब था कि हम जितना अंतरंग हो सकते थे उतने अंतरंग थे। हुआंग जिंग को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कल जब वह साथ में सुपरमार्केट जाने के लिए तैयार हुई तो उसने सोचा था कि उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने छिपने का कोई प्रयास नहीं किया। वे सिर्फ यात्रा साथी थे, सिर्फ सहकर्मी। लेकिन अब जब ये पोस्ट इंटरनेट पर थी तो हुआंग जिंग को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी, लेकिन उसे चिंता थी कि उसके स्पष्टीकरण से शेन लैन के लिए परेशानी पैदा हो सकती है। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा कि संपर्क बनाए रखने के लिए बनाए गए 4 लोगों के समूह में एक संदेश था। ये फैन चेन द्वारा पोस्ट किया गया था। कुछ ही देर में शेन लैन ने उसे एक निजी संदेश भेजा, मुझे खेद है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी। शेन लैन को अपने अधीनस्थों द्वारा सतर्क किए जाने के बाद ही स्थिति का पता चला। कुछ क्षण के सदमे के बाद वह विभिन्न प्रकार के क्रोध से भर गया। पोस्ट की विषय वस्तु और ली गई तस्वीरें लोगों को आसानी से गुमराह कर सकती हैं। एक पल सोचने के बाद शेन लैन ने हुआंग जिंग को एक माफ़ी पत्र भेजा। वाह, हुआंग जिंग ने इसके बारे में सोचा था और सोचा था कि क्या शेन लैन को इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन उसने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, क्योंकि वह जानती थी कि वह काम में डूबा रहता है। उसे पता चल गया और उसने माफ़ी मांगने के लिए एक संदेश भी भेजा, और अगर वह वास्तव में परेशान थी तब भी उसने यह बात खुलकर नहीं कही। हुआंग जिंग, कोई बात नहीं, आपको इतना लोकप्रिय किसने बनाया? अब तो मेरे सहकर्मी भी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको जानता हूं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? शेन लैन ने तुरंत जवाब दिया, बस सच बताओ, हमारी साथ की यात्रा सहित। ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बात न की जा सके। शेन लैन का जवाब प्राप्त करने के बाद हुआंग जिंग को पता था कि क्या कहना है। मैं मई दिवस की छुट्टी के लिए अपने दोस्त जिया के साथ यूरोप गया था। सहकर्मी ने समझकर सिर हिलाया, क्योंकि हुआंग जिंग ने पहले भी इसका उल्लेख किया था जब सभी लोग छुट्टियों में कहाँ जाना है इस पर चर्चा कर रहे थे। ऐसा हुआ कि विमान में हमारी मुलाकात शेन लैन और फैन चेन से हुई और फिर हम साथ में घूमने लगे। जब हम कल वापस लौटे तो मेरे फ्रिज में कोई खाना नहीं था, इसलिए मैं कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर जाने ही वाला था और तभी शेन लैन बाहर आ गई। तभी हुआंग जिंग को याद आया कि वह एक बड़ी बात बताना भूल गई थी, शेन लैन उसी मंजिल पर पड़ोसी है। यह कोई रहस्य नहीं था और हुआंग जिंग को इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं यह अफवाह न फैल जाए कि उसने शेन लैन के पीछे भागकर एक जगह किराए पर ली थी। वह पहले यहाँ आई थी और शेन लैन तो हाल ही में वर्ष की शुरुआत में यहाँ आई थी। वाह, शेन लैन के पड़ोसी! हुआंग जिंग की सहकर्मी आश्चर्यचकित थी और उसने सदमे से अपना मुंह ढक लिया। क्या आपके घर के आसपास कोई जगह खाली है? भले ही शेन लैन के साथ कोई मौका न हो, लेकिन एक पुरुष देवता के साथ पड़ोसी होना एक बहुत अच्छा मौका था जिसे छोड़ा नहीं जा सकता था। इस पर हुआंग जिंग ने असमंजस में देखा, क्या आपको लगता है कि मुझे पता होगा? जब मैं किराए पर घर ढूंढ रहा था तो जिया के ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे अपना घर ढूंढने में मदद की थी। ठीक है, आप जिस जगह पर किराए पर रहते हैं, क्या वह एक बेडरूम का अपार्टमेंट है? एक सहकर्मी ने आश्चर्य से पूछा। हुआंग जिंग ने पुष्टि में कहा, हाँ, वहाँ केवल मैं ही रहता हूँ,
इसलिए एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट निश्चित रूप से पर्याप्त है। शेन लैन भी एक बेडरूम वाला अपार्टमेंट क्यों किराए पर लेगी? हर कोई हैरान था और हुआंग जिंग की ओर देखने लगा। हुआंग जिंग ने जल्दी से हाथ हिलाया, मुझे भी नहीं पता। मैं ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा। कोई कितना बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लेता है, यह एक निजी मामला है। यदि उसने वास्तव में ये प्रश्न पूछा तो इससे शेन लैन के मन में अतिरिक्त विचार आ सकते हैं, जैसे कि क्या उसके मन में उसके लिए भावनाएं थीं। अन्यथा वह क्यों पूछेगी? सभी ने इस पर विचार किया और इस बात पर सहमत हुए कि वास्तव में यह एक कठिन प्रश्न था। यदि दूसरा व्यक्ति उत्तर नहीं देना चाहे तो यह अजीब बात होगी। इस बारे में बात करते हुए, चूंकि आपके शेन लैन के साथ अच्छे संबंध हैं, क्या आप मुझे ये पूछने में मदद कर सकते हैं कि उसे किस प्रकार की लड़कियां पसंद हैं? किसी ने सामान्य जिज्ञासा का प्रश्न पूछा था। ये सच था कि शेन लैन के साथ कोई भी कितने भी समय तक सहकर्मी क्यों न रहा हो, उसका निजी जीवन एक रहस्य ही बना रहा। शेन लैन को किस प्रकार की लड़कियां पसंद हैं? जहां तक इस बात का सवाल है, हुआंग जिंग को वास्तव में नहीं पता था। मैंने कभी नहीं पूछा। मैं वास्तव में उसके इतने करीब नहीं हूं। हालांकि वे एक ही टीम में थे और एक दूसरे को दोस्त के रूप में जोड़ चुके थे, आज पहली बार उन्होंने निजी तौर पर बातचीत की थी। यदि यह घटना न हुई होती तो संभवतः वे एक दूसरे से संपर्क ही न करते और उनकी संपर्क सूची में सबसे नीचे स्थान होता। करीब नहीं। बगल में खड़ी एक सहकर्मी अपने होंठ भींचने से खुद को नहीं रोक सकी। वे पहले भी साथ साथ यात्रा कर चुके थे। हम वास्तव में करीब नहीं हैं। यह महज एक संयोग था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे एक ही विमान में एक दूसरे से टकराएंगे। यदि आप भी यूरोप गए होते और एक ही विमान में और एक ही कंपनी से एक दूसरे से मिले होते तो आप भी एक साथ यात्रा कर सकते थे। बेशक, क्या वे वास्तव में साथी बन सकते हैं? हुआंग जिंग निश्चित नहीं थी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह केवल इतना ही कह सकती थी। हुआंग जिंग की यह बात सुनकर सहकर्मियों को अभी भी अजीब लगा। क्या शेन लैन ऐसा सुझाव देगी? दरअसल वे शेन लैन को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते थे जो बस एक तरफ बैठा रहता था और आत्म अलगाव का भाव रखता था। इसलिए ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा साथ यात्रा करने का प्रस्ताव रखना ही असली सवाल था। साथ में यात्रा करने का सुझाव किसने दिया? इस बारे में हुआंग जिंग केवल एक असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान दे सकते थे। मुझे भी नहीं पता। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन जब मैं विमान में चढ़ी और सो गई, तब तक जब मैं जागी, जियाके ने मुझसे पूछा कि 2 और यात्रा साथी होने के बारे में मुझे कैसा लग रहा है। मैं तब भी बेहोश था। ये जानते हुए कि वे एक ही कंपनी के सहकर्मी थे, मैंने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह अधिक सुरक्षित होगा। मेरे पास आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। तो हुआंग जिंग ने हार मानते हुए अपने हाथ फैला दिए। बस ऐसे ही 2 लोगों की यात्रा 4 लोगों की यात्रा बन गई। इसके बाद हम सुपरमार्केट गए, कुछ खाना खरीदा और साथ में साधारण डिनर किया। और देखो, हम एक छोटे से रेस्तरां में खाना खा रहे थे। मेरा मतलब है, अगर हम नए प्रेमी के रूप में डेटिंग कर रहे होते तो क्या हम ऐसी जगह खाना खाते? यहाँ आसपास अच्छे रेस्तरां हैं, चाहे वह माहौल हो या सेटिंग, सभी इस छोटी सी जगह से बेहतर हैं। इसके अलावा अगर शेन लैन और मैं डेटिंग कर रहे होते तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैं सिंगल हूँ, वह सिंगल है, अगर हम साथ हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम वास्तव में डेटिंग नहीं कर रहे हैं। हुआंग जिंग पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। यदि उसे पता होता कि यह इतना परेशान करने वाला होगा तो वह निश्चित रूप से कल बाहर जाने के बारे में नहीं सोचती, बल्कि बाहर से खाना मंगवाकर खाना पसंद करती। लेकिन अब पछतावे से क्या फ़ायदा? जो हो गया सो हो गया, अब बस स्पष्टीकरण देना बाकी है। हुआंग जिंग का स्पष्टीकरण सुनने के बाद सभी को लगा कि उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। सबसे बुरी बात पर भी विचार करें तो वे कोई सेलिब्रिटी या सार्वजनिक हस्ती नहीं थे। यदि वे वास्तव में साथ थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे छिपाने की जरूरत थी। बस इसे स्वीकार कर लें और यह कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी ने कार्यालय में रोमांस का विरोध नहीं किया और न ही जोड़ों को एक ही स्थान पर काम करने से रोका। अब तक हर कोई यह मान चुका था कि हुआंग जिंग और शेन लैन इसमें शामिल नहीं थे, और निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें याद था कि जिन महिलाओं ने पहले शेन लैन का पीछा किया था वे सभी हुआंग जिंग से बेहतर थीं। ऐसा नहीं है कि हुआंग जिंग काफ़ी अच्छा नहीं था, लेकिन ऐसी बहुत सी महिलाएं थीं जो उसके लिए बेहतर मानी जाती थीं। शेन लैन को देखने वाला कोई भी व्यक्ति हुआंग जिंग का चयन नहीं करेगा। भीड़ को तितर-बितर होते देख हुआंग जिंग ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके हाल के शब्दों के आधार पर यह अनुमान लगाना कठिन था कि वे किस तरह फैलेंगे। हो सकता है कि वे उसका मजाक उड़ाएं कि वह खुद को ज़्यादा आंकती है या ऐसा कुछ। ऐसे मामले महिलाओं के लिए काफ़ी निर्दयी हो सकते हैं। उसने उस पृष्ठ को पुनः खोला जिसे वह पहले देख रही थी और नीचे विभिन्न टिप्पणियों को पढ़ा। सभी चर्चाएं गुमनाम थीं, जिनमें से अधिकांश में उसका मजाक उड़ाया गया था। हुआंग जिंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। देखो, वह जानती थी कि यह इसी तरह होगा, लेकिन कोई बात नहीं, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
हुआंग जिंग ने जम्हाई ली, वेब पेज बंद किया और काम शुरू करने के लिए तैयार हो गया। अगर उसकी याददाश्त सही है तो कुछ ही दिनों में कोई नया काम आ जाएगा और वह फिर से व्यस्त हो जाएगी। इन कम व्यस्त दिनों का लाभ उठाते हुए हर कोई आराम कर रहा था। यद्यपि छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं, लेकिन उनका मन अभी तक शांत नहीं हुआ था। दोपहर के भोजन के दौरान जिया के फिर से असंतुष्ट होकर शिकायत कर रही थी। वास्तव में वे आपको नहीं जानते, उन्हें इस बारे में कोई सुराग नहीं है कि क्या हुआ था, और वे कहते हैं कि आप शेन लैन के लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। हालांकि जिया के ने स्वीकार किया कि शेन लैन वास्तव में महान और बहुत सक्षम थी, हुआंग जिंग भी बुरी नहीं थी। वह शेन लैन के लिए पर्याप्त अच्छी कैसे नहीं हो सकती थी? नहीं, ये गलत है। हुआंग जिंग शायद शेन लैन को पसंद भी नहीं करता, इस बात का जिया के को पूरा यकीन था। बड़बड़ाती हुई जिया के को देखते हुए हुआंग जिंग ने उसे दयालु स्वर में शांत किया, गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में वे जिस तरह से बात करना चाहते हैं वह उनकी स्वतंत्रता है। देखिए, मैं नाराज़ नहीं हूँ। उनके मुंह उनके अपने हैं, वे क्या कहना चाहते हैं यह उन पर निर्भर है। कुछ दिन प्रतीक्षा करें और जब कोई नई खबर सामने आएगी तो वह इस मामले को ढक देगी। कंपनी में कुछ समय तक काम करने के बाद मुझे कुछ पैटर्न पता चले। इसके अलावा क्या कंपनी ने यह नहीं बताया कि श्रम दिवस के बाद वे कल्याणकारी आवास आवंटित करेंगे? चाहे खबर कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसकी तुलना कल्याणकारी आवास से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह सभी के लाभ से संबंधित है। ठीक है, जिया के की आंखें चमक उठीं। ठीक है, मैं इसके बारे में कैसे भूल सकता था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि हमें अपने पॉइंट से क्या छूट मिल सकती है। जिया के ने उन परेशान करने वाली बातों के बारे में न सोचने का फैसला किया। क्या आप वाकई 3 बेडरूम वाला घर खरीदना चाहते हैं? हाँ, मुझे 3 बेडरूम वाला घर ज़रूर खरीदना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर मैं शादी करूं और दूसरा बच्चा पैदा करूं तो कोई समस्या न हो। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक याद आया कि कल फैन चेन ने जिया के को रात के खाने पर बुलाया था। जिया के का चेहरा अचानक लाल हो गया। कल रात उसने कहा कि वह मुझे पसंद करता है। वाह, ठीक है, फैन चेन यही तो कहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? फैन चेन इस बारे में बात करता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जिया के का निर्णय महत्वपूर्ण है। जिया के ने हिचकिचाते हुए कहा, उसने मुझे पहले भी देखा है। कंपनी में तो नहीं, लेकिन क्या तुम्हें याद है जब हम ड्रिंक्स के लिए बार में गए थे, तब हमारा सामना एक बदमाश लड़के और लड़की से हुआ था? जिया के ने आगे कहा। दरअसल मैं जिया के बिना भी अनुमान लगा सकता था, क्योंकि हम केवल एक बार बार में गए थे। क्या वह उस रात बार में था? हुआंग जिंग पूरी तरह से हैरान दिखे। तो उन्होंने आपको विमान में पहचान लिया और फिर आप दोनों ने एक साथ यात्रा की? तो यह इस प्रकार था। कोई आश्चर्य नहीं कि आज जब मैंने कहा कि हम विमान में मिले थे और फिर साथ में यात्रा पर गए, तो किसी ने टिप्पणी की, बस एक आकस्मिक मुलाकात और आप एक साथ एक कंपनी में यात्रा कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं उस समय सो रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे पता है कि शेन लैन इस मुद्दे को कभी नहीं उठाएगी, मैं भी नहीं उठाऊंगा, और जहां तक मेरी बात है, और भी कम संभावना है। फैन चेन मिलनसार है और मुझे लगा कि वह हर समय तुम्हारा ख्याल रख रहा है, इसलिए मुझे लगा कि यह पहली नज़र का प्यार था, और फिर उसने ये सुझाव दिया। पता चला कि मैंने सही अनुमान लगाया था, बस वह जगह नहीं जहां आप दोनों मिले थे। हाँ, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह सोचता है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, और मुझे लगता है कि वह सुंदर है, और वह अच्छे कपड़े पहनता है। पुरुषों और महिलाओं के साथ, जब तक कि ये दीर्घकालिक परिचय न हो, पसंद आंतरिक गुणों की तुलना में दिखावे के बारे में अधिक होती है। जिया के ने इस तथ्य को नहीं छिपाया, वह फैन चेन की और उसके अच्छे लुक के कारण भी आकर्षित थी। और आखिरकार यह सिर्फ डेटिंग ही तो है। जिया के को लगा कि अगर कोई उसका पीछा करता है और उसे लगता है कि वह बुरा नहीं है, तो उसे भी कोशिश करनी चाहिए। जिया के व्यवहार को देखकर वह पूरी तरह से प्रेम में डूबी हुई व्यक्ति नहीं थी, जिससे हुआंग जिंग को बहुत राहत मिली। जब तक आप स्पष्ट सोच रखती हैं, तब तक सब ठीक है। हुआंग जिंग को आराम करते देख जिया के मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरी चिंता मत करो, मैं किसी पुरुष के लिए अपनी सारी योजनाएं नहीं छोड़ने वाली हूँ। जिया के ने गहरी सांस ली। मैं किसी से भी बेहतर जानता हूँ, पैसे के लिए हाथ फैलाना अच्छा नहीं है। हुआंग जिंग जानता था कि ये पिछले अनुभव थे जिन्हें जिया के सामने नहीं लाना चाहता था। अगर कोई अच्छा मौका है तो कोशिश करो, इस दुनिया में बुरे लोग हैं और अच्छे लोग भी हैं। शायद फैन चेन अच्छे लोगों में से एक है। क्या ये वास्तव में सच है? ये तो केवल समय और उसे जानने से ही पता चलेगा। जो भी हो, जिया के वास्तव में उदासीन था। मेरी गारंटी पैसे बचाने की मेरी क्षमता है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, हमारी गारंटी है, हुआंग जिंग ने फल खत्म करते हुए कहा। वैसे अगर आप लोग डेट पर जाएं, तो मुझे साथ मत लाना। हालांकि मुझे पता था कि इसकी संभावना बहुत कम है, फिर भी मैं ये बात बताना चाहता था। कुछ दिनों के डाउनटाइम के बाद एक नया काम था और हुआंग जिंग फिर से व्यस्त होने लगी, जो उसके लिए एक अच्छी बात थी।
ठीक उसी समय हुआंग परिवार, जो कुछ समय से शांत था, फिर से उसकी तलाश करने लगा। हुआंग लिक्सिन को फिर से बुलाते देख हुआंग जिंग हार मानकर खड़ी हो गई और छत पर चली गई। हुआंग जिंग, क्या हो रहा है? हुआंग लिक्सिन भी थोड़ा गुस्से में था। आप फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? हुआंग जिंग, मैं व्यस्त हूँ, मुझे काम करना है। बोलो, क्या है? हुआंग लिक्सिन, क्या आपके पास हो जेन पर खर्च किए गए पैसे की कोई रसीद है? हो, सिर्फ इसी के लिए बार बार फोन कर रहे हैं। हुआंग जिंग को समझ नहीं आया, तुम्हें इनकी क्या जरूरत है? सच कहा जाए तो उसके पास ये सब था, लेकिन हो जेन के साथ हिसाब बराबर करने का उसका कोई इरादा नहीं था। ऐसे व्यक्ति से उलझने का क्या मतलब था? ये केवल समय की बर्बादी होगी। इसके अलावा हुआंग परिवार निश्चित रूप से उसे तुच्छ या इसी तरह का कोई लेबल दे देगा, इसलिए उसने यह विचार पूरी तरह त्याग दिया। फिर भी अप्रत्याशित रूप से हुआंग लिक्सिन अब इस मुद्दे को उठा रही थी। वह वास्तव में समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा था। एक पल रुकिए, हालांकि वह नहीं जानती थी कि हो जेन ने वास्तव में हुआंग लेई का पीछा करने में कितना पैसा खर्च किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत अधिक था। खासकर तब जब हुआंग जिंग ने यह स्पष्ट कर दिया था, फिर उससे संबंध तोड़ लिया था और उसके कर्ज का एक पैसा भी वापस नहीं किया था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण हो जेन को अपनी जेब से अपना कर्ज चुकाना पड़ा। यदि हुआंग लेई ने हो जेन से विवाह कर लिया होता तो कोई बात नहीं होती, आखिरकार दुल्हन को पाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन अब जब उनका ब्रेकअप हो चुका है तो हो जेन जैसा कोई व्यक्ति इसे यूं ही नहीं जाने देगा। बेशक सबसे अच्छा तरीका ये था कि उससे पैसे मांगे जाएं, लेकिन क्या हुआंग लेई उसे पैसे वापस देने को तैयार होगी? ये बिल्कुल असंभव था। हो जेन के पास कुछ भी नहीं बचा था, वह उन्हें कैसे छोड़ सकता था? वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेगा। हुआंग लेई ने काम नहीं किया, लेकिन चाहे वह हुआंग लिक्सिन हो या झांग शियाओया, उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें भुगतान करना पड़ा, अन्यथा हो जेन परेशानी पैदा करता रहेगा। वे नहीं चाहते थे कि हो जेन लगातार हंगामा करता रहे और पैसे भी वापस नहीं करना चाहते थे, इसलिए हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी ने स्वाभाविक रूप से हुआंग लेई के बारे में सोचा, जिसने एक उदार मूर्ख के रूप में अतीत में हो जेन पर काफ़ी पैसा खर्च किया था। लेकिन इसका क्या? हुआंग जिंग, क्या हो रहा है? आपको रसीदें किस लिए चाहिए? हुआंग लिक्सिन को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग जिंग ये पुष्टि करने के बजाय कि क्या उसके पास ये हैं, उससे पूछेगी कि ऐसा क्यों है। इस मामले को वह सचमुच नहीं समझा पाया। वह सच कैसे बता सकता है? यदि वह ऐसा करता तो वह जानता था कि या तो वह पैसे देने से इनकार कर देगी या फिर स्वयं हो जेन के पास जाकर पैसे मांगेगी। हो सकता है कि अंत में उसे पैसे चुकाने ही पड़ें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वे निश्चित रूप से इसका भुगतान नहीं कर सकते थे। उन्होंने पूछताछ की और पता चला कि विदेश में अध्ययन करने के लिए IELTS परीक्षा देनी होती है और उसके अंक प्राप्त करके स्कूलों में आवेदन करना होता है। हुआंग लेई ने स्कूल में भी कभी मन लगाकर पढ़ाई नहीं की थी, और अब स्नातक होने के इतने समय बाद वह गंभीरता से पढ़ाई करने की संभावना भी कम कर देगी। उसके IELTS पास करने की उम्मीद करना 5 मिलियन जीतने की उम्मीद करने जैसा था। ये जानते हुए कि नियमित माध्यमों से विदेश में अध्ययन करना संभव नहीं है, उन्होंने अनियमित माध्यमों पर विचार किया, जिसका अर्थ था कि और भी अधिक धन की आवश्यकता होगी। ये किसी को विदेश भेजने जैसा था। प्रवेश सूचना प्राप्त करने में ही कम से कम 2 लाख से लेकर लगभग 3 लाख रुपये खर्च होंगे। विदेश में पढ़ाई की लागत के अलावा शेनचेंग में एक अपार्टमेंट की कीमत ने वास्तव में हुआंग लिक्सिन को काफ़ी डरा दिया, जो कुछ हद तक तैयार था। और इस तरह विभिन्न चिंताएं और परेशानियां आईं। यद्यपि इसका अर्थ ये भी था कि उन्हें अपना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। कम से कम शेनचेंग में उनके पास एक अपार्टमेंट तो होगा, और अपार्टमेंट की कीमत बढ़ जाएगी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन विदेश में पढ़ाई करके पैसा कमाना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह था। पैसे वापस कमाने की बात तो भूल ही जाए, कौन जानता है कि हुआंग लेई विदेश में और अधिक पैसा बर्बाद करने के बजाय गंभीरता से अध्ययन भी करेगा या नहीं। हो जेन भी उन्हें ध्यान से देख रहा था। यदि उसे पता चले कि हुआंग लेई विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रहा है, तो क्या उसे कुछ गड़बड़ होने का संदेह नहीं होगा, और संभवतः वह सीधे ही इसकी सूचना नहीं देगा या दूसरों से जबरन वसूली नहीं करेगा। यह एक बड़ी समस्या होगी। हुआंग लिक्सिन को पता था कि जब हो जेन हुआंग लेई का पीछा कर रहा था तो उसने काफ़ी पैसा खर्च किया होगा, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अधिक होगा। और उन्होंने केवल कुछ महीनों तक ही डेट किया था। यदि यह अधिक लंबा होता तो कौन जानता है कि इसमें कितना अधिक पैसा खर्च होता। बेशक हुआंग लिक्सिन को भी लगा कि हो जेन वास्तव में उस पैसे को वापस लेने के लिए बहुत कंजूस था। फ़ोन पर हुआंग लिक्सिन की अंतहीन शिकायतें सुनकर कि हो जेन कितना कंजूस है, हुआंग जिंग का दिल खून से लथपथ हो गया। उसे मूल मेज़बान के प्रति बहुत क्रोध आया। आखिरकार वे एक कैंपस दंपति थे। यह कोई आसान यात्रा नहीं थी। ये जानते हुए कि हो जेन का परिवार संपन्न नहीं था, वह उसकी मदद करने के बहाने ढूंढने में कभी नहीं हिचकिचाई, और जब वे काम करना शुरू कर देते तो वह हमेशा उसके नज़रिए से चीज़ों पर विचार करती।
उसने उसके लिए सारी गणनाएं कर लीं, जिसमें महंगे उपहार मांगने की हिम्मत न करना भी शामिल था, ताकि शादी के बाद वे दोनों मिलकर एक घर खरीद सकें। और फिर भी यह आदमी, जिसका वह हर मामले में हमेशा ध्यान रखती थी, एक बार उसका दिल बदल गया। उसकी गति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। उनका ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और वह पहले से ही हुआंग लेई के साथ था। उस पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा था। डिजाइनर बैग, कपड़े, गहने, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए भी पैसे खर्च करना। ऐसा लग रहा था जैसे इस महिला के लिए हुजैन सचमुच गहरे में डूब रही थी, बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर रही थी। हुआंग जिंग चुपचाप सुनती रही और काफ़ी देर बाद वह बोली, जब उसने हुआंग लेई का पीछा किया तो उसने उस पर बहुत पैसा खर्च किया, उसे अपनी प्रेमिका बनाने, उससे शादी करने और उसे घर ले जाने का इरादा किया। हुआंग जिंग, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हुआंग लेई ने गर्भपात करा दिया और फिर शादी रद्द कर दी गई। क्या ये विवाह धोखाधड़ी नहीं है? हुआंग जिंग, अब हुआंग लेई से क्षतिपूर्ति मांगना उचित लगता है, उसने 1 लाख से अधिक खर्च कर दिए हैं। हुआंग जिंग ने बार बार अपना सिर हिलाया, ये वास्तव में निर्दयी है। पिताजी, आपको हुआंग लेई के मामलों में क्यों शामिल होना है? हुआंग लिक्सिन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। बहन? हुआंग जिंग ने उपहास किया। हाँ, एक बहन जिसने अपनी बहन के होने वाले पति को छीन लिया और मुझ पर कभी विचार नहीं किया। मैं उस पर विचार क्यों करूं? हुआंग जिंग, और मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हो जैन सचमुच बेशर्म है। इसमें इतना पैसा शामिल है कि वह इसे जाने नहीं देगा। अगर वह हम पर अदालत में मुकदमा कर दे तो क्या होगा? पिताजी, सोचो, इसका परिणाम क्या होगा? हुआंग जिंग, तो कल्पना कीजिए कि इससे कितना हंगामा मचेगा, क्या होगा? हुआंग जिंग, इसके बारे में सोचो। हुआंग लेई अपनी बहन के मंगेतर को चुरा लेती है, गर्भवती हो जाती है और सब कुछ बुरी तरह खत्म होता है। अब बच्चा चला गया है और शादी भी रद्द हो गई है। चाहे कुछ भी हो, लोग बातें तो करेंगे ही। हुआंग जिंग, यदि आप इसमें विवाह धोखाधड़ी की कहानी जोड़ दें तो परिणाम के बारे में सोचिए। हुआंग जिंग, सचमुच आप पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गए हैं। क्या हुआंग लिक्सिन को हुआंग जिंग की बातें समझ में नहीं आईं? बेशक उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने गहरी सांस ली। हमारे पास पैसे नहीं हैं। अंततः मुद्दे पर आते हुए हुआंग जिंग ने भी गहरी सांस ली। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास पैसा नहीं है। हुआंग जिंग, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हुआंग लेई को अदालत को ये बताने दीजिए। हुआंग जिंग, लेकिन मुझे याद है कि हुआंग लेई विदेश में पढ़ाई करने की योजना बना रही है ना? उसने लगभग सभी कागजात तैयार कर लिए हैं और वह जाने वाली है। ये शर्म की बात होगी यदि वह अपने कर्ज के कारण नहीं जा सके। हुआंग जिंग, हालांकि मुझे नहीं पता कि हुआंग लेई विदेश में पढ़ाई करने की योजना कैसे बना रही है या इसमें कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन मुझे संदेह है कि यह उस पर बकाया राशि से कम होगा। हुआंग लिक्सिन हुआंग जिंग के शब्दों से फिर से स्तब्ध रह गया और मुश्किल से निगल पाया। वह कभी कभी सचमुच सोचता था कि क्या हुआंग जिंग उन पर नज़र रख रही है, अन्यथा वह इतना आश्वस्त कैसे हो सकती है। हुआंग जिंग ने हुआंग लिक्सिन की बात सुने बिना काफ़ी देर तक इंतजार किया और अब और इंतजार न करने का निर्णय लिया। पिताजी, मुझे काम करना है, मैं अब फ़ोन रख रहा हूँ। हुआंग लिक्सिन ने फ़ोन के दूसरे छोर पर बीप की आवाज़ सुनी और एक बार फिर गहरी सांस ली। वह अच्छी तरह जानता था कि हुआंग जिंग को धोखा देना आसान नहीं था। हुआंग जिंग अपनी सीट पर वापस आ गई और मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक सकी, वह इतनी खुश थी। वह जानती थी कि हुआंग लेई द्वारा गर्भपात कराना और हो जैन से चर्चा किए बिना शादी रद्द करना, फिर एकतरफा तौर पर उसे रद्द कर देना, किसी को भी परेशान कर सकता है ना? विशेषकर तब जब उसने अप्रैल के अंत तक इंतजार किया, जब उनके सभी मित्रों और परिवार को पहले से ही पता था। तब उसने अंततः हो जैन को ये सूचित करने का निर्णय लिया कि बच्चा चला गया है और शादी रद्द हो गई है। इसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? ये बिल्कुल असहनीय था। यदि कोई ऐसी बात बर्दाश्त कर सकता है तो उसे पुरुष नहीं माना जा सकता। हो जैन ने हुआंग लेई के साथ रहने के लिए जो ऊंची कीमत चुकाई थी, उसका जिक्र तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अब यह एक बड़ा मजाक बन गया है। हुआंग जिंग को अचानक छुट्टी से पहले का दिन याद आ गया। क्या ये हो जैन नहीं था जो उसे देखने के लिए कंपनी में फूल लाया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सोचा हो कि यदि वह उसके साथ दोबारा शुरुआत करने के लिए सहमत हो जाती है तो वह हुआंग लेई को छोड़ देगा? लेकिन संयोगवश उसने उसे देखा नहीं था। क्या वह क्रोधित नहीं हो सकता था? और जब हो जैन क्रोधित होता था तो वह अपना गुस्सा किस पर निकालता था? कई चक्कर लगाने के बाद वह केवल हुआंग लेई के साथ ही अपना हिसाब बराबर कर सकता था, ताकि अंत में उसके हाथ कुछ न लगे और वह सबकी हंसी का पात्र न बन जाए। बेशक संबंधित व्यक्ति पहले से ही हंसी का पात्र है, लेकिन वह और क्या कर सकता है सिवाय इसके कि वह ऐसा करता रहे। अन्यथा वह क्या करेगा? क्या आप क्रोध से भर जाएंगे और तुरंत इस्तीफा दे देंगे? खैर, ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जो हो जैन करेगा।
वह हर चीज से ऊपर पैसे को प्राथमिकता देता था, अपने सहकर्मियों से उपहास सहता था और सब कुछ सहन करता था। ये कहना होगा कि जब यह आदमी किसी चीज को सहन करता है तो वह सचमुच असाधारण धैर्य के साथ ऐसा करता है। लेकिन जब वह दूसरों के साथ व्यवहार करना शुरू करता है तो इस तरह का स्वभाव हुआंग जिंग को केवल खुशी ही देता है। उसके पिछले जीवन में ये लोग मूल नायक के खिलाफ एकजुट थे, लेकिन अब उनकी छोटी टीम बहुत पहले ही बिखर चुकी है। ऐसा नहीं है कि केवल हो जैन और हुआंग परिवार के 3 सदस्यों के बीच ही संबंध खराब हैं, बल्कि हुआंग परिवार के 3 सदस्यों के बीच भी संबंध अच्छे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, हुआंग लेई की विदेश में पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च हुआ, ऊपर से हो जैन के साथ जो समस्या थी वह काफ़ी गड़बड़ थी। ठीक है, क्या उसे हो जैन को सूचित करना चाहिए कि हुआंग लेई विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रही है? यदि उसने ऐसा किया तो ये पता चल जाएगा कि वही समाचार का स्रोत थी। लेकिन फिर यदि वह इस मुद्दे को न भी उठाए तो क्या हुआंग परिवार उसे छोड़ देगा? ये पूरी तरह असंभव है। वे उसे निशाना बनाना जारी रखेंगे, उससे पैसे ऐंठने की कोशिश करेंगे। विशेषकर जब हुआंग लेई विदेश जाती है और बेतहाशा पैसा खर्च करना शुरू कर देती है तो होजेन पैसे की मांग जारी रखती है और हुआंग परिवार निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ाएगा। ये सोचते हुए हुआंग जिंग ने होजेन को फ़ोन किया और उत्साह के साथ उसके द्वारा बातचीत शुरू करने की प्रतीक्षा किए बिना उसने तेजी से और कुशलतापूर्वक हुआंग लेई की विदेश में अध्ययन करने की योजना की खबर दी। होजेन को जब हुआंग जिंग का फ़ोन आया तो वह पहले तो खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसने उसकी अच्छाई को पहचान लिया है और यह जानते हुए कि वह और हुआंग लेई अब कोई विकल्प नहीं है, वह उसके पास लौटने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके बजाय उन्होंने ऐसी विस्फोटक खबर सुनने की उम्मीद नहीं की थी और वे खुद को गाली देने से नहीं रोक सके। फ़ोन पर काफ़ी देर तक गालियां देने के बाद होजेन ने कहा, जियाओ जिंग, इस दुनिया में ऐसे अपमानजनक लोग कैसे हो सकते हैं? होजेन, उन्होंने मेरे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, फिर भी उसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, और गर्भपात भी काफ़ी बुरा है, लेकिन पैसे वापस न करना। होजेन सचमुच बहुत गुस्से में था। अगर उसके पास सचमुच पैसे नहीं होते तो एक बात होती, लेकिन उसके पास विदेश में पढ़ाई करने के लिए पैसे हैं और फिर भी वह हठपूर्वक कर्ज चुकाने से इनकार कर रही है। होजेन ने अपने सभी रिश्तों को न जलाने के बारे में सोचा था और यदि संभव हो तो वह वास्तव में अभी भी आशा करता था कि हुआंग लेई उससे शादी करेगी या यदि नहीं तो हुआंग जिंग करेगी। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हुआंग परिवार इतना नीचे गिर सकता है, इसलिए अब वे उन्हें दोष नहीं दे सकते। इसके तुरंत बाद होजेन ने राहत की सांस ली और एक संभावना के बारे में सोचा। उसका स्वर अचानक बदल गया, थोड़ा चिकना हो गया। जियो जिंग, मुझे पता था, केवल आप ही मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। होजेन, आपने मुझे भी इसके बारे में बताया था। जैसे ही हुआंग जिंग ने सुना कि बातचीत गड़बड़ा रही है, वह तुरंत बोली, मैं आपको याद दिला दूं, मैं ऐसा केवल इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हुआंग लेई के विदेश चले जाने के बाद आप हुआंग परिवार पर दबाव डालें कि वह उन पैसों को वापस कर दे जो उनके पास नहीं हैं और फिर मेरे पीछे पड़ जाए। हुआंग जिंग ने कहा, तुम्हारे और हुआंग लेई के संबंध में, चाहे तुम दोनों में से कोई भी हो, मैं वास्तव में दोनों से घृणा करता हूं। यदि संभव हो तो मैं सचमुच आशा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी न देखूं। हुआंग जिंग ने कहा, वास्तव में क्या एक पूर्व को चुप नहीं रहना चाहिए? हुआंग जिंग ने आगे कहा, होजेन, जब हम अलग हुए थे तो हमने यह नहीं कहा था कि यह सौहार्दपूर्ण विभाजन है, लेकिन कम से कम मैंने तुम्हें अलग नहीं किया। मैंने ये भी हिसाब नहीं लगाया कि हमारे साथ रहने के दौरान तुमने मुझ पर कितना पैसा खर्च किया। हुआंग जिंग के स्पष्ट शब्दों को सुनकर होजेन को थोड़ा दुख हुआ। मैंने भी आप पर पैसा खर्च किया है। हुआंग जिंग केवल उपहास कर सकी, फिर उसका चेहरा ठंडा हो गया। तुम कहते हो कि तुमने मुझ पर पैसा खर्च किया? हुआंग जिंग ने कहा, हाँ, आप मुझे भोजन वगैरह खिलाते हैं और फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मैं बाद में बिल का भुगतान करूंगी। क्या इसे ही किसी का इलाज करना कहते हैं? हुआंग जिंग ने कहा, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास सबूत नहीं है। मेरे पास स्थानांतरण का सबूत है। हुआंग जिंग ने कहा, मैं आपसे झगड़ा नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं अब भी आपको पसंद करता हूं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि यह अनावश्यक है। आप जैसे किसी व्यक्ति पर दोबारा समय और ऊर्जा खर्च करना उचित नहीं है। होजेन जानता था कि एक बार हुआंग जिंग कुछ कह देगी तो वह निश्चित रूप से उसका पालन करेगी, लेकिन उसने अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। वह चिंतित था कि हुआंग जिंग को परेशान करना वास्तव में उसका दुर्भाग्य होगा। हुआंग जिंग ने घोषणा की, मुझे परवाह नहीं है कि आपका हुआंग लेई और हुआंग लिक्सिन के साथ क्या वित्तीय विवाद है, लेकिन एक बात निश्चित है, मुझसे ये पैसा चुकाने की उम्मीद मत कीजिए। हुआंग जिंग ने कहा, यदि आप वास्तव में मुझे भुगतान करने के लिए मजबूर करते हैं तो मेरे पास एकमात्र विकल्प आप पर मुकदमा करना होगा और फिर हुआंग लेई को भी मुझसे भुगतान की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हुआंग जिंग ने होजेन को बिना कोई रास्ता दिए छोड़ दिया और उसे साफ साफ कह दिया कि वह उसे कोई पैसा नहीं देगी, न ही उनके दोबारा साथ आने की कोई संभावना है।
ऊर्जा से लबरेज हो झेन ने कहा, ओह मुझे समझ आ गया। समझ गए, हुआंग जिंग ने जवाब दिया, समझने का क्या फ़ायदा है, आपको इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। होजेन हुआंग जिंग के शब्दों से डर गया, लगातार सिर हिलाते हुए बोला, मुझे पता है, मैं निश्चित रूप से आपको पैसे वापस नहीं करने दूंगा। अब जबकि हुआंग जिंग भुगतान करने वाला नहीं था, होजेन को एहसास हुआ कि एकमात्र विकल्प हुआंग लेई का उससे शादी करना था। बेशक इसमें दहेज नहीं होगा, लेकिन उसे पर्याप्त वधू मूल्य लाना होगा। क्या उसने सचमुच सोचा था कि बच्चे को निकाल देना इतना आसान था? वैकल्पिक रूप से क्षतिपूर्ति करना हुआंग लिक्सिन परिवार पर निर्भर था, और भावनात्मक संकट की क्षतिपूर्ति भी करना था। आखिरकार ये हुआंग लेई ही थी जिसने उसे बहकाया, जिसके कारण हुआंग जिंग के साथ उसका रिश्ता खत्म हो गया। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या हुआंग परिवार भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अभी भी कुछ मूल्यवान वस्तु थी। उदाहरण के लिए, कुछ वस्तुएं जो किसी ने कभी स्वेच्छा से उसे भेजी थीं, जिनका उपयोग वह निश्चित रूप से लाभ के रूप में कर सकता था। इस बात पर कि क्या हुआंग लेई और हुआंग परिवार को नुकसान होगा या वह इसे झेल पाएगी, होजेन ने स्पष्ट कर दिया कि उसे इसकी परवाह नहीं है। आखिरकार जब उसने अपनी सगाई तोड़ने का फैसला किया, तो उसने कभी भी उसकी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा था, और न ही उस स्थिति के बारे में सोचा था जिसका सामना उसे करना पड़ेगा। चूंकि उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वह उस पर विचार क्यों करे? ये तो प्रश्न ही नहीं था। हुआंग जिंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके फ़ोन कॉल के बाद कई तरह की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। न ही उसने यह उम्मीद की थी कि हुआंग लेई, जिसे मूर्ख नहीं माना जाता था, ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम उठाएगा। वह कोई सेलिब्रिटी नहीं थी जिसने ऐसी स्थिति का अनुभव किया हो। लेकिन जब उसे बाद में पता चला तो वह केवल हंस सकी। चाहे जो भी हो, हुआंग लेई और उसके जैसे लोगों के कानों में ये केवल उपहास ही लगेगा। फ़ोन रखने के बाद हुआंग जिंग को पता था कि चाहे हुआंग लिक्सिन और उसका परिवार उसे कितने भी बड़े बड़े वादे करके लुभाए, लेकिन वे उसकी चिंता नहीं करेंगे। होजेन के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से हुआंग लिक्सिन पर दबाव डालेगा, और हुआंग लिक्सिन, जो उसकी प्रतिष्ठा की परवाह करता था, वह पैसे कैसे नहीं दे सकता था। बेशक सटीक मात्रा होजेन की क्षमता पर निर्भर करेगी, लेकिन वह निश्चित रूप से उनमें से एक बड़ा हिस्सा काट लेगा। हुआंग लेई बिस्तर पर लेटी हुई थी, विदेश जाने के बारे में एजेंट के साथ फ़ोन पर बात कर रही थी। यद्यपि इसमें अधिक खर्च आएगा, लेकिन इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि वह विदेश में पढ़ाई कर सकेगी। हुआंग लेई को यह आश्वासन चाहिए था कि वह विदेश में अध्ययन कर सकेगी। जहां तक इस बात का सवाल है कि इसमें कितना पैसा लगेगा, ये वास्तव में उनके विचार के दायरे में नहीं था। फिर भी दूसरे पक्ष द्वारा उद्धृत तथाकथित सबसे कम कीमत को देखकर हुआंग लेई को सिरदर्द होने लगा। कीमत पर थोड़ी बातचीत हुई थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा थी। घर पर बहुत कम पैसा था, हालांकि हुआंग लिक्सिन और अन्य लोग अभी भी अधिक कमा सकते थे। लेकिन हुआंग लिक्सिन ने यह भी कहा था कि उन्हें सारा पैसा देना असंभव था, क्योंकि उनकी उम्र बढ़ रही थी और उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था। उन्हें अपने लिए कुछ पैसे रखने की जरूरत थी। विदेश में पढ़ाई के लिए वे उसे अधिकतम उतनी ही सहायता दे सकते थे जितनी शुरुआत में शेनचेंग में एक घर खरीदने के लिए तय की गई थी। और यह राशि घर खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। ये राशि शहर के केंद्र में एक बड़ा घर खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी, जिससे हुआंग लेई कुछ हद तक असंतुष्ट था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह थोड़ा सा पैसा उसके पूरे विदेशी खर्च के लिए पर्याप्त होगा। एजेंसी फीस से एक महत्वपूर्ण हिस्सा छीन लिया जाएगा और फिर विदेश में पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। कम पैसे के कारण वह अच्छे घर में नहीं रह सकती थी, महंगे स्थानों पर नहीं जा सकती थी और ब्रांडेड सामान नहीं खरीद सकती थी। इन चीज़ों के बिना वह धनी लोगों के साथ कैसे संबंध बना सकती थी, जो इस बात का मुख्य कारण था कि वह किसी धनी व्यक्ति को पा सकेगी या नहीं। हुआंग लेई ने इसके बारे में सोचा था। एक बार जब वह विदेश में थी, तो उसे केवल कुछ समय के लिए गरीब बनना था, और हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी उसे अनदेखा नहीं कर पाएंगे। जहां तक वृद्ध दंपति के भविष्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यय की आवश्यकता का प्रश्न है, क्या हुआंग जिंग वहां नहीं थी? वह भी उनकी बेटी थी और उसे अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। हुआंग लेई ने कभी यह नहीं सोचा था कि हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी उस पर सबसे अधिक पैसा खर्च करते हैं और उसे बुढ़ापे में उनका समर्थन करने की जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हुआंग लेई ने फिर से आह भरी और चैट इंटरफेस से बाहर निकल गई, लेकिन उसने एक बार फिर हुआंग लिक्सिन के साथ बातचीत करने के बारे में सोचा। फिर उसने हो जेन द्वारा भेजा गया संदेश देखा। दरअसल वह इसे खोलना नहीं चाहती थी। उसे न रोकना ही उसे पहले से ही पर्याप्त सम्मान दे रहा था। लेकिन उसे पता चला कि हो जेन का अंतिम संदेश था, यदि तुम नहीं देखोगी तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दोगी। हम किसे डराना है, हुआंग लेई ने खुद से कहा, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी ढंग से उसे खोल दिया। हो जेन का संदेश देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है?
क्या उसने नहीं कहा था कि उसने इसे डिलीट कर दिया था? यह अब भी वहाँ कैसे हो सकता है? हुआंग ली को सचमुच ऐसा लगा जैसे वह पागल हो रही है। वह निश्चित रूप से इन संदेशों की प्रामाणिकता और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में जानती थी। हो जैन को छोड़ने से पहले उसने बहुत प्रयास किए थे, विभिन्न तरीकों से हो जैन को खुश करने की कोशिश की थी, बस वह चाहती थी कि वह उन चीज़ों को हटा दे। स्पष्टतः हो जैन ने पहले ही अपने सामने की हर चीज़ को मिटा दिया था। वे कैसे, वे अब भी वहाँ कैसे रह सकते थे? ऐसा कैसे हो सकता है? हुआंग ली का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो और अंदर तक ठंडा हो गया हो। वह वास्तव में ये सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई कि अगर हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। और उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि अगर हो जैन ने ये बातें चारों ओर फैला दी तो क्या होगा। हुआंग ली जानता था कि कभी कभी जब यह आदमी पागल हो जाता है तो वह वास्तव में पागल होता है। जैसे ही हुआंग ली उन्मत्त होकर इधर उधर घूम रहा था, हो जैन ने एक और संदेश भेजा, क्या तुमने इसे देखा? हो जैन, हुआंग ली, मुझे पता है कि तुम वहाँ हो और मुझे पता है कि तुम देखोगे। बेशक, अगर आप नहीं देखते तो कोई बात नहीं। यदि आधे घंटे में आपके पास कोई जवाब नहीं आता है तो मुझे आपके माता पिता को ये बताने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हो जैन, बेशक आप उन्हें मुझे ब्लॉक करने के लिए तरह तरह के बहाने बना सकते हैं, फिर वे मेरे द्वारा भेजी गई चीज़ें नहीं देख पाएंगे। हुआंग ली के मन में वास्तव में यह विचार था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि हो जैन इसका सही अनुमान लगा लेगा। उसके बाद से उसने ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं की। सचमुच उसकी हिम्मत नहीं हुई। हुआंग ली दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन उसने बेहतर सोचा और एक शब्द भी नहीं लिखने का फैसला किया। वह समझ गई कि एक बार उसने विनती की तो हो जैन निश्चित रूप से और भी अधिक मांग करने लगेगा, जिसे न तो वह और न ही हुआंग परिवार संभाल सकता है। अब हुआंग ली आंसू के कगार पर था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को वह अपनी प्रतिष्ठा की परवाह किए बिना छीनने की योजना बना रही थी, वह शैतान निकलेगा। नहीं, वह आदमी शैतान से भी अधिक भयानक है। हो जैन, जब मैं पहली बार आपके परिवार के ग्रुप चैट में शामिल हुआ तो कुछ लोगों ने मुझे सक्रिय रूप से जोड़ा और मैंने भी कुछ लोगों को जोड़ा। अगर मैं उन्हें ऐसा संदेश भेजूं, हुआंग जिंग अपने रिश्तेदारों पर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। उनके विचार में रिश्तेदार वे लोग हैं जिनके साथ यदि संभव हो तो आप मिलजुल कर रह सकते हैं, और यदि संभव न हो तो उनसे दूर रह सकते हैं। आखिरकार वह भविष्य में शेनचेंग में काम करने और रहने वाली थी। वह अक्सर अपने गृहनगर नहीं जाती थी, इसलिए परिचित अजनबियों की तरह उनका उनसे ज़्यादा संपर्क नहीं था। लेकिन हुआंग ली अलग था। वह अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत समय बिताती थी, वह प्रतिस्पर्धी थी तथा उनमें से कई के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण थे। वह अक्सर हो जैन से उनके बारे में शिकायत भी करती थी। उस समय हो जैन ने वास्तव में हुआंग ली की बात सुनी थी, यद्यपि बहुत ध्यान से नहीं, जबकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि भविष्य में वह हुआंग परिवार के रिश्तेदारों के साथ कैसे तालमेल बिठाएगा। उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि उस समय एकत्रित की गई गपशप की बातें अब काम आएंगी। बेशक हुआंग ली हो जैन के शब्दों में धमकी सुन सकता था। क्या वह नाराज थी? वह निश्चित रूप से बहुत क्रोधित थी, यहाँ तक कि आग बबूला भी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? रिश्तेदारों के स्वभाव आदि के बारे में सभी विवरण उसने ही बताए थे, क्योंकि हुआंग जिंग ऐसी चीज़ों पर चर्चा नहीं करता था। नहीं, हुआंग ली यह स्वीकार नहीं करेगी कि यह उसकी समस्या थी। खैर, ये सब हुआंग जिंग की गलती थी। यदि हुआंग जिंग ने अपनी बारी से पहले बात नहीं की होती तो क्या वह इस स्थिति में होती? अब उस पर चर्चा करने का समय नहीं था, बल्कि इस बात पर विचार करने का समय था कि स्थिति को कैसे सुलझाया जाए। हो जैन के इरादे को देखते हुए यह स्पष्ट था कि वह निश्चित रूप से उससे मुआवजा लेगा। इसके अलावा हो जैन को कैसे पता चला कि वह विदेश में अध्ययन करने की योजना बना रही थी? क्योंकि वह चिंतित थी कि विदेश जाने की उसकी योजना सफल नहीं हो पाएगी, इसलिए वह ये खबर इतनी जल्दी साझा करने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर यह योजना असफल हो गई तो उसका उपहास किया जाएगा। वह प्रवेश पत्र मिलने तक और घोषणा से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी होने तक इंतजार करना चाहती थी। इससे उन लोगों की संख्या कम हो गई जो उसके विदेश में अध्ययन करने के बारे में जानते थे। इस पर विचार करने पर उसे लगा कि यह बहुत संभव है कि हुआंग जिंग ही वह व्यक्ति था जिसने इस बारे में बात की थी। ये सोचकर कि हुआंग जिंग उसे इस तरह से धोखा दे सकता है, हुआंग ली को असहनीय गुस्सा आया। खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने फ़ोन उठाया और हुआंग जिंग को फ़ोन किया। जैसी कि उम्मीद थी, उसने लगातार बीप की आवाज़ सुनी, जो कॉल नहीं लग रही थी। ठीक है, वह ये कैसे भूल सकती है कि हुआंग जिंग ने बहुत पहले ही उसे ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब था कि वह सीधे हुआंग जिंग से संपर्क नहीं कर सकती थी, जिससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गई। हुआंग ले हुआंग जिंग से संपर्क न कर पाने के कारण परेशान थी, जबकि दूसरी ओर हो जैन उसे लगातार ये बताने के लिए परेशान कर रहा था कि वह इस मामले पर कैसे विचार कर रही है।
हो जैन, मैंने आप पर जो पैसा खर्च किया है, आप निश्चित रूप से उसका एक एक पैसा वापस करेंगे। इसके अलावा तुमने मुझे शादी के लिए धोखा दिया, जिससे मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। आप मुझे प्रतिष्ठा संबंधी क्षति तथा भावनात्मक परेशानी के लिए 150,000 रुपये का मुआवजा देंगे। हो जैन, सभी बातों पर विचार करने के बाद मैं आपको 300,000 की छूट दूंगा। हो जैन का दिमाग तेजी से काम करने लगा और उसने जल्द ही यह पता लगा लिया कि वह हुआंग परिवार से कितना पैसा चाहता है। चूंकि हुआंग लेई उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, और अगर वह अब तैयार भी हो जाती तो भी वह उसे नहीं चाहता। भगवान ही जानता है कि ये दुर्भावनापूर्ण महिला उसके साथ क्या कर सकती है। चूंकि यह अपरिहार्य था कि वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे सरल बनाने का निर्णय लिया, बस पैसे का भुगतान कर दो। एक बार जब पैसे का भुगतान हो गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि उसे वह व्यक्ति मिला या नहीं। इस पैसे से वह मकान के लिए अग्रिम भुगतान कर सकता था। एक घर का मालिक होने पर, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, उसे पत्नी ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, है न? हुआंग लिक्सिन घर लौट आए और भयानक समाचार सुनकर तुरंत अलार्म की चीख लगाई। क्या वह पागल हो गया है? मैंने तो मुआवजा भी नहीं मांगा और अब वह हमसे भावनात्मक कष्ट के लिए भुगतान मांगने की हिम्मत कर रहा है। उसमें सचमुच हिम्मत है। वह सचमुच अपने आप को एक स्वप्नदर्शी समझता है। क्या उसमें इतनी भी शालीनता नहीं है कि वह आईने में देख सके और देख सके कि उसके चेहरे का वजन कितना है? हुआंग लिक्सिन वास्तव में क्रोधित था और यहाँ तक कि झांग शियाओया, जो उससे पहले ही घर पहुंच गया था, हो जैन की मांगी गई कीमत से दंग रह गया। यदि वह स्वयं को न रोकती तो वह भी शाप दे देती। हुआंग लिक्सिन को तरह तरह की गंदी बातें बोलते हुए सुनकर उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी राय में हो जैन सचमुच बहुत आगे जा रहा था। कुछ देर तक जोरदार गालियां देने के बाद हुआंग लिक्सिन को शायद यह एहसास हो गया कि चाहे वह कितनी भी गालियां दे, इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, इसलिए उसने गालियां देना बंद कर दिया। गहरी सांस लेते हुए हुआंग लिक्सिन ने हुआंग लेई की ओर रुख किया। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि भावनात्मक कष्ट के लिए मुआवजा मांगने का विचार उसके दिमाग में कैसे आया। 1,50,000 की मांग, कुल मिलाकर 3 लाख, और यह कथित तौर पर छूट है। इस राशि के बारे में सोचते ही हुआंग लिक्सिन के माथे की नसें उभर आईं। उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक बाघ के रूप में नहीं बल्कि एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है। हुआंग लिक्सिन ने घोषणा की कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह हो जैन को सबक सिखाने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने जियो जिंग और फिर जियो लेई को धमकाया और अब वह हमसे भुगतान की भी उम्मीद करते हैं। बेशर्म, बिल्कुल बेशर्म। हुआंग लिक्सिन का गुस्सा हर विचार के साथ बढ़ता जा रहा था। हुआंग लेई को देखते हुए, जिसने चुपचाप अपना सिर नीचे रखने के अलावा कुछ नहीं किया, हुआंग लिक्सिन के दिल में क्रोध बेकाबू होकर फूट पड़ा। बिल्कुल नहीं, मैं हो जैन को फ़ोन करने जा रहा हूँ। मुझे बस उस कमीने से पूछना है कि उसे ऐसा विचार कैसे सूझा। झांग शियाओया ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, हमें पूछना होगा। 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। उनके पास 2 मिलियन से अधिक नकदी थी, लेकिन एजेंट को लगभग 3 लाख रुपये देने थे। इसके अलावा विदेश में हवाई जहाज के टिकट, किराया और भाषा स्कूल की ट्यूशन फीस भी देनी थी, जिसके लिए काफ़ी राशि की आवश्यकता थी। 2 मिलियन से अधिक की राशि बहुत ज़्यादा लग सकती है, लेकिन जब वास्तविक खर्च पूरा करना होगा तो ये ज़्यादा नहीं होगी, और अब उनसे 3 लाख अतिरिक्त खर्च करने को कहा जा रहा है। बेशक वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। झांग शियाओया सचमुच इस विचार से भयभीत था कि हुआंग लिक्सिन हो जैन को अपनी बात कहने की योजना बना रहा है। ऐसा आह्वान नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि हो जैन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो इन दिनों उन्हें कोई सम्मान देते और आसानी से कोई सनसनीखेज मुद्दा पैदा कर सकते थे। हुआंग लेई ने वास्तव में ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि हुआंग लिक्सिन कितना क्रोधित हो सकता है, और वह जानती थी कि अगर कुछ हुआ तो झांग शियाओया निस्संदेह उसे बहुत दोषी ठहराएगा। जहां तक विदेश में अध्ययन करने की बात है तो ये तो निश्चित रूप से विचारणीय ही नहीं था, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। पिताजी, उस बारे में, हुआंग लेई ने धीमी आवाज में कहा, ये समझाते हुए कि हो जैन ने इतनी बड़ी रकम की मांग करने का साहस क्यों किया। हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी पूरी तरह से हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग जिंग इतना मूर्ख हो सकता है। उदास हुआंग लेई को देखते हुए हुआंग लिक्सिन ने ठंडी सांस ली, फिर झांग शियाओया की ओर मुड़ा। आपने कितनी अच्छी बेटी पैदा की है। वह भविष्य में हमारी भरोसेमंद बेटी होगी। ऐसा नहीं है कि हम यह नहीं जानते कि आप किसी के कितने भी करीब क्यों न हो, आपको सीमाएं तय करनी होंगी। आप उन्हें सब कुछ नहीं बता सकते और निश्चित रूप से उन्हें आप पर कोई दबाव डालने की इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन ये बेवकूफ़। हुआंग लिक्सिन बस यही सोच पा रहा था कि वह और उसकी पत्नी मूर्ख नहीं थे, तो फिर वे हुआंग लेई जैसे मूर्ख के साथ कैसे पहुंच गए। हुआंग जिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक होशियार बच्ची है, जिसका मतलब है कि हुआंग लेई महज एक दुर्घटना थी। झांग शियाओया भी हुआंग लेई के व्यवहार से चकित थी। उसने हुआंग लिक्सिन को रोकने की कोशिश भी नहीं की। जब उसने उसे बेवकूफ़ चीज़ कहते सुना, उसके होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
उसने ये भी महसूस किया कि हुआंग लेई वास्तव में एक बड़ा मूर्ख हो सकता है, अन्यथा वह ऐसी गलती कैसे कर सकती है। झांग शियाओया ने सोचा कि हुआंग लेई को वास्तव में अधिक शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा विदेश जाने के बाद कौन जानता है कि उसे कितनी ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी। तुम बहुत मूर्ख हो, कभी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, कभी भी उस चीज़ का अपनी गर्दन पर इस्तेमाल नहीं करते। मुझे सचमुच संदेह है कि आपकी गर्दन पर जो चीज़ है वह सिर्फ खाने पीने के लिए है। जहाँ तक सोचने की बात है, तो शायद आपको ये भी नहीं पता कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हमें मूर्ख मत कहो, तुम्हारी माँ और मेरे पास विश्वविद्यालय की डिग्री है और तुम्हारी बहन भी मूर्ख नहीं है। लेकिन आप तो सारा दिन खाते पीते, मौज मस्ती करते, दूसरों से हिसाब किताब करते रहते हैं, आप इसमें काफ़ी कुशल हैं। यदि तुम मेरी तरह नहीं दिखते तो मैं सचमुच पितृत्व परीक्षण करवाती, ये देखने के लिए कि क्या तुम सचमुच मेरी संतान हो। हुआंग लिक्सिन को वास्तव में समझ नहीं आया, क्योंकि वह और उसकी पत्नी दोनों ही काफ़ी बुद्धिमान थे, फिर भी वे एक मूर्ख और बच्चे के लिए जगह की बर्बादी करने वाले व्यक्ति को कैसे पा सके। और आप कभी भी चीज़ों के बारे में गहराई से नहीं सोचते, केवल अपनी मर्जी से काम करते हैं। क्या आप सचमुच ऐसे गुस्से के साथ विदेश में पढ़ाई कर सकते हैं? क्या आपके विरुद्ध फिर से षड्यंत्र रचा जाएगा जिससे कोई आपके विरुद्ध ऐसे सबूत इकट्ठा कर सकेगा? या हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ को छू लें जिसे आपको नहीं छूना चाहिए। कुछ चीज़ें चीन में अवैध हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता, लेकिन हालांकि वे विदेशों में अवैध हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी मामले में हुआंग लिक्सिन को यह पता था कि उसके कई परिचितों के बच्चे विदेश में बुरी चीज़ों में शामिल हो गए हैं। पढ़ाई या डिप्लोमा प्राप्त करना तो दूर की बात है, कोई यह भी कह सकता है कि वे लगभग बर्बाद हो चुके थे। हुआंग लिक्सिन नहीं चाहता था कि हुआंग लेई विदेश जाए और अपना सारा पैसा खर्च करने के बाद बुरी आदतों के साथ वापस आए और पूरी तरह से निराश हो जाए। कुछ दिन पहले हुआंग लिक्सिन ने जिन कुछ लोगों का जिक्र किया था, उनके बारे में सोचते हुए झांग शियाओया ने भी उनसे मुलाकात की थी। वे विशेष रूप से बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन बहुत मूर्ख भी नहीं थे, उन्हें बस मौज मस्ती करना पसंद था। लेकिन विदेश में थोड़े समय रहने के बाद ही उन्होंने बुरी आदतें सीख ली थीं और वे केवल उसी के बारे में सोचने लगे थे, पढ़ाई, माता पिता या काम के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे। झांग शियाओया को एहसास हुआ कि छोटी उम्र से ही हुआंग लेई चापलूसी या उकसावे की बातों से आसानी से प्रभावित हो जाता था और बार बार धोखा खाता था। यदि विदेश में कोई व्यक्ति उसके साथ भी यही रणनीति अपनाता और हुआंग लेई को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाता, तो यह विचार झांग शियाओया को झकझोर देता। नहीं, यह नहीं चलेगा, वह सचमुच विदेश नहीं जा सकती, हम यहीं रहेंगे। ज़ियाओ लेई, अपने पिता से अपने लिए नौकरी ढूंढने को कहो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तुम्हारी बहन हमारी देखभाल नहीं करेगी, हमारे पास सिर्फ तुम हो। झांग शियाओया ने हुआंग लेई का हाथ पकड़ लिया और लगातार बुदबुदाते हुए कहा कि विदेश जाना हुआंग लेई और उसके जैसे लोगों के लिए बुरा है। हुआंग लेई हुआंग लिक्सिन के श्राप से इतनी क्रोधित हुई कि वह खुद को रोक नहीं सकी। पिताजी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? किसने ऐसी चीज़ को छुआ है जिसे उसे नहीं छूना चाहिए था? क्या तुम सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो? मैं ये कैसे नहीं जान सकता कि यह चीज़ लोगों को कैसे फंसा सकती है? माँ, पिताजी, चिंता मत करो, मैंने इसका अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन मैंने इसे देखा है। मैंने ये भी देखा है कि जब कोई नशे में होता है तो कैसा लगता है। हुआंग लेई को एक महिला याद आई जो वास्तव में सुंदर और सौम्य थी, लेकिन उसने उन चीज़ों को छुआ जो उसे नहीं छूना चाहिए था और वह विनाश के रास्ते पर चली गई। नशे की लत के भयावह दृश्य को देखने और लोगों को अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए पैसे के लिए अकल्पनीय कार्य करते देखने के बाद वह वही गलती कैसे कर सकती है? हुआंग लिक्सिन और उनकी पत्नी और भी अधिक चिंतित हो गए जब उन्होंने हुआंग लेई को बुरी आदतों वाले लोगों के व्यवहार का वर्णन करते हुए सुना। वे अपनी आंखों से किसी व्यक्ति में नशे की लत के लक्षण कैसे देख सकते थे, जबकि वे इतने लंबे समय से ऐसा कुछ देखे बिना ही जीवित रहे थे। और फिर भी हुआंग लेई था। यदि वह उन स्थानों पर नहीं गई थी जहां उसे नहीं जाना चाहिए था, तो हो सकता है कि उसका कोई करीबी मित्र या रिश्तेदार, जिसकी वह परवाह करती थी, किसी चीज़ में शामिल हो गया हो और उसने उसे देख लिया हो। कारण चाहे जो भी हो, हुआंग लिक्सिन और झांग शियाओया ने एक दूसरे को देखा। उन्हें लगा कि उन्होंने वास्तव में हुआंग लेई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया था। जब वह इतनी सारी परेशानियों से गुजर चुकी थी तो उन्हें कैसे पता नहीं चला। उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि उन्होंने अचानक यह मुद्दा नहीं उठाया होता तो वह इसका उल्लेख नहीं करती। जहां तक हुआंग लेई का यह दावा था कि उसे इससे नफरत है, उसे यह पसंद नहीं है, वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, तो हुआंग लिक्सिन और उसकी पत्नी ने सिर्फ सुन लिया। बातें करना सस्ता है, वे ये देखना चाहेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है। यदि वह सचमुच कुछ दिनों के लिए उन चीज़ों से दूर रह सके तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने हुआंग लेई को ज़्यादा पैसे नहीं दिए थे और हो जेन द्वारा उसे पैसे देने की संभावना और भी कम थी। बस इतनी सी रकम के कारण हुआंग लेई के पास हमेशा नकदी की कमी रहती थी।
ये सोचकर दंपति ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि हुआंग लेई को जिज्ञासा हो सकती है, लेकिन उनकी घृणित अवस्था को देखते हुए उसे उन चीज़ों को छूने से बचना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि कुछ मामलों में जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय लंबे विचार विमर्श की आवश्यकता होती है। चलो अभी विदेश में अध्ययन के बारे में बात नहीं करते हैं। वे इस बारे में हुआंग लेई से बहस करने से पहले उस तीखे तेवर वाले व्यक्ति के लौटने का इंतजार करते, उन्हें अभी और भी काम निपटाना था। अभी आइए हो जेन द्वारा मुआवजे के रूप में 3 लाख युआन की मांग पर चर्चा करें। हुआंग लिक्सिन को इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। मुसीबत के बाद मुसीबत लगातार उस पर आती रही। क्या आपको यकीन है कि पैसा मिलने के बाद ये सब पूरी तरह से हटा दिया जाएगा? क्या ये कुछ ही दिनों में फिर से सामने आ जाएगा? हुआंग लिक्सिन इस समस्या का सामना करने के बारे में चिंतित था। यदि हर बार वे आकर कुछ हजार रुपये का मुआवजा मांगते तो कौन सा घराना इसे बर्दाश्त कर पाता? ऐसा लगता है जैसे पूरे वर्ष में कमाया गया सारा पैसा हो जेन नामक ब्लैक होल को खिलाने में चला जाता है। जहां तक इस बात का सवाल है, हुआंग लेई वास्तव में कुछ भी गारंटी नहीं दे सकते थे। मैंने उन्हें उसी समय हटा दिया था, और अपने कंप्यूटर और ईमेल से भी। वह जानती थी कि हो जेन कभी कभी ईमेल को ड्राफ्ट के रूप में सहेजने के लिए अपने मेल बॉक्स का उपयोग करता है, और हालांकि बाद में उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन्हें पाया जा सकता है। आप सोचते हैं कि आप होशियार हैं, लेकिन आपसे भी अधिक होशियार कई लोग हैं। हुआंग लिक्सिन को पता था कि हो जेन निश्चित रूप से एक चाल चल रहा था, लेकिन भले ही वे जानते थे कि इसे कैसे संरक्षित किया गया था, कम से कम अब उसके हाथों में सबूत थे। यदि आप किसी को सचमुच में घेर लेते तो आप कभी नहीं जानते कि वह क्या कर सकता है, और यदि यह सब विस्फोट हो जाता तो हुआंग लेई आसानी से वहां से चला जाता, लेकिन तब वह और उसकी पत्नी क्या करते? हो जेन से फिर बात करो और देखो कि वह कीमत कितनी कम कर सकता है। अगर वह अच्छी कीमत दे तो तुम्हें क्या लगता है? हुआंग लेई वास्तव में जानना चाहता था कि उस समय हुआंग लिक्सिन कितना खर्च करने को तैयार होगा। अच्छी कीमत की पेशकश करते हुए हुआंग लिक्सिन ने अपना सिर हिलाया। इस प्रश्न के संबंध में मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसका उत्तर कैसे दूं। आप अपनी मां से पूछ सकते हैं कि क्या वह भुगतान करेंगी। हुआंग लिक्सिन इस समस्या को अपने ऊपर नहीं लेना चाहता था। हो जेन के रवैये को देखते हुए ये कहना मुश्किल था कि वह कितने मुद्दे पैदा करेगा। चूंकि मामला ऐसा है, इसलिए वह काम करना जारी रख सकता है। पैसा नहीं बच रहा था, और जब भी कोई समस्या आती थी तो हमेशा उसकी गलती होती थी। झांग शियाओया ने उम्मीद से भरे चेहरे के साथ हुआंग लेई की ओर देखा। समय आने पर हम इस बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि हो जेन कैसा है? वह सचमुच एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जब हम उसकी मांगी गई राशि पर सहमत हो जाते हैं, और यदि उसे लगता है कि कीमत बहुत कम है, वह नाखुश हो जाता है और फिर से कीमत बढ़ा देता है, तो हम क्या करेंगे? झांग शियाओया की बातें सुनकर हुआंग लेई को रोने का मन हुआ। यदि उन्होंने वास्तव में भुगतान नहीं किया और हो जेन ने सब कुछ भेज दिया, तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? हुआंग लेई ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक वह दुखी महसूस करने लगी। वह विदेश में अध्ययन करने में असमर्थ थी और दूसरे पक्ष को चुप कराने के लिए भुगतान करने में भी असमर्थ थी। एक बार जब कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है तो उसके आंसू रोके नहीं रुकते। हुआंग लेई को रोते देख हुआंग लिक्सिन जितना अधिक देखता उतना ही क्रोधित होता। रोती रहती हो, हमेशा रोती रहती हो, तुम्हें तो बस रोना ही आता है। आप काम पर सीखना नहीं चाहते, अपना काम ठीक से नहीं करते, और हमेशा शॉर्टकट लेने के बारे में सोचते रहते हैं। अब देखो क्या हुआ है। आप शॉर्टकट चाहते थे, अब आप देख रहे हैं कि यह रास्ता कितना कठिन है ना? हम ये सारा पैसा नहीं चुका सकते। इतनी देर तक सुनने और ये देखने के बाद कि हुआंग लेई अभी भी रो रहा था, वह क्या कर सकता था? चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी उसकी बेटी थी और वह उसे अनदेखा नहीं कर सकता था, विशेष रूप से चैट लॉग और तस्वीरें लीक होने के विचार से। हुआंग लिक्सिन ने सचमुच ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि तब उनके पूरे परिवार का क्या होगा। 3 लाख सचमुच ये कोई छोटी रकम नहीं है, 2 बेडरूम वाला घर खरीदने के लिए पर्याप्त है। और अब ये हो जेन जा रहा था। झांग शियाओया भी पैसे देने से इनकार नहीं कर सका, और कुछ सोचने के बाद उसने पूछा, बूढ़े हुआंग, क्या तुमने आज शियाओ जिंग को फ़ोन करते समय ये बात उठाई थी? क्या? हुआंग लेई सोच रहा था कि कैसे जियो जिंग अचानक हो जेन के संपर्क में आ गया। आखिरकार जब से उनका ब्रेकअप हुआ था, जियो जिंग ने हो जेन के साथ सभी संपर्क तरीकों को अवरुद्ध कर दिया था, और यह फ़ोन कॉल निश्चित रूप से जियो जिंग द्वारा शुरू किया गया था। अब उसे समझ में आया कि यह सब कैसे हुआ। पिताजी, क्या आपने आज जियाओ जिंग को फ़ोन किया? क्या आपने हो जेन द्वारा पैसे मांगने के बारे में बात की? हुआंग लेई यह सोचकर बहुत क्रोधित हुआ। इतना बड़ा मुद्दा और उन्होंने इसे सीधे तौर पर उठाने से पहले उनसे परामर्श नहीं किया। क्या ये सचमुच उचित था?
उसने जो अधिक सोचा वह ये था कि यदि हुआंग लिक्सिन ने बीच में हंगामा करने पर जोर नहीं दिया होता, तो चीज़ों को भड़काया नहीं होता, तो शायद जियोजिंग को इसकी कोई परवाह नहीं होती और उसने हो जेन से संपर्क नहीं किया होता। क्या हुआंग लिक्सिन ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि हो जेन के मन में अचानक परिवर्तन जियोजिंग से संबंधित होगा? लेकिन हुआंग लेई के विश्लेषण को सुनकर हुआंग लिक्सिन को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में सही थी। क्रोधित होकर हुआंग लिक्सिन ने अपना फ़ोन निकाला और जियोजिंग को फ़ोन करके पूछा कि क्या उसने ये किया है। जियोजिंग को पता था कि हुआंग लिक्सिन ये कॉल करेगा, इसलिए उसने शांति से कबूल किया, हाँ मैं ही थी जिसने हो जेन को सूचित किया था। हुआंग लिक्सिन को जियाओजिंग से कुछ स्पष्टीकरण की उम्मीद थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे तौर पर स्वीकार कर लिया। जियोजिंग के स्पष्ट जवाब से चौंक कर उसने गहरी सांस ली। तुमने ऐसा क्यों किया? ये पूछने पर कि उसने ऐसा क्यों किया, जियोजिंग ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है, हुआंग लेई और हो जेन कैसे बने, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं वास्तव में उनकी स्थिति के बारे में जानना नहीं चाहती। जियोजिंग, लेकिन आज आपने मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या मेरे पास पैसे हैं। चूंकि आपके पास हुआंग लेई को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने के लिए पैसे हैं, तो आपके पास इस बिल का भुगतान करने के लिए पैसे क्यों नहीं हैं? जियोजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हो जेन ने पहली बार हुआंग लेई का पीछा कैसे किया? नहीं बूझते हो क्या यह इन उपहारों के माध्यम से नहीं था? जियोजिंग, और अब जब हुआंग लेई अनुचित तरीके से काम करता है और शादी करने से इनकार करता है, तो हो जेन पुनर्भुगतान की मांग करता है, फिर भी आप मुझसे भुगतान की उम्मीद करते हैं।